हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आपने पीछे वाले लेक्चर देखे जो पहले करवाया आपको? 3-4 लेक्चर हो गए अपने। देखो अभी तक क्या करवा दिया? पास्ट हो गया अपना और प्रेजेंट हो गया। अब लास्ट क्या बचा है? फ्यूचर बचा है। लेकिन फ्यूचर के साथ थोड़ा-सा मिसलेनियस है अपने पास और क्या अपने पास? पीवाईक्यूज़ है ना? तो थोड़े से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो, आज की वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। क्योंकि देखो आज की वीडियो में क्या करवाएँगे ना लास्ट में, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो करवाएँगे, है ना? तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना। चलो फिर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो लेक्चर नंबर क्या है अपना? 4। और देखो आज की इंडेक्स क्या है? टाइम एंड टेंस हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट पढ़ लिया, है ना? पास्ट उससे पहले पढ़ लिया था। और देखो अब क्या बचा? अब क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर और उसके बाद मिसलेनियस और पीवाईक्यूज़। ये देखो, ये क्या है इधर? कनेक्ट सिविल्स बाय, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, है ना? इसलिए आप इसको ज़रूर जॉइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और देखो ये मेरे बारे में छोटा-सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं देखो। ये देखो ये क्या है? ए फ्यू रिक्वेस्ट है ना? ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है। ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू है ना? किसमें है? डिटरमिनर्स में है ना? तो क्या देखो ए फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ी-सी, मतलब आपको आप लोगों के लिए क्या थोड़ी-सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? एक तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है ना, उसके अंदर चीज़ें नोट करनी है। पीडीएफ तो मिलेगी आपको बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नोट करनी है टाइम टू टाइम। दूसरी बात क्या देखो, आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करना है क्योंकि उसी के ऊपर आपको सारे अपडेट मिलेंगे, है ना? और देखो आपको पहले भी कहा था मैंने, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो इसलिए आप उस वीडियो से कनेक्टेड फ़ील नहीं करते हो। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ समझ में आया, ना समझ में आया, जैसा है अपना कमेंट ज़रूर किया करो। और उस जहाँ तक हो उस कमेंट को इंग्लिश में लिखा करो जिससे कि आपकी थोड़ी-सी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? और देखो जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए ना उसको अपने को दिमाग में एकदम सेव कर लेना, रट लेना चाहिए। और देखो ये क्या लास्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कि हम चीज़ें बार-बार क्यों बताते हैं आपको कि आप 1 सेकंड के लिए भी इन्हें ना भूलो। तो प्रैक्टिस अपने को ज़रूर करनी है। और दूसरी बात देखो आज का जो लेक्चर है ना, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आज वाला। क्योंकि देखो लास्ट में वो पीआईक्यूज़ करवाएँगे, उसके अंदर मैं यार बड़ी मेहनत से सारे पीआईक्यूज़ कलेक्ट करके लाया हूँ एक जगह ना, आप उसे ज़रूर देखना। और देखो अभी उसके ऊपर अभी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से छोड़ के सीधा ही स्किप करके वहीं चले जाओ, और ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो बीच में जो इसके दौरान जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पीआईक्यूज़ सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो को एकदम सीरीज़ से देखा करो सब कुछ, है ना? और देखो, जिस किसी ने भी इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पहले वो इसे देखने से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, उसके बाद इसी वीडियो पे आना, है ना? और देखो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी और उसके बाद लास्ट में पीओक्यूज़ करवाएँगे, है ना? तो उसके ऊपर पहले बहुत जल्दी स्किप नहीं करना है। वीडियोज़ को खूब आराम से, ध्यान से लिख पढ़ के, समझ के उनको अच्छे से देखा करो। ये मतलब क्या बताएँ आपको, ये कोई कॉमेडी वीडियोज़ नहीं है जो आप जहाँ से देख लिया ठीक है, नहीं देखा ठीक है, बीच में छोड़ दिया ठीक है। एकदम डिसिप्लिन्ड रहा करो। इसको प्रॉपर क्लास मान के देखा करो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जिस किसी में भी आप देखते हो उसके सामने बैठ के अच्छे से पूरा 2 घंटे सोच के रहा करो कि मुझे उठना नहीं है, पानी अपना लेके बैठा करो। मुझे उठना नहीं है, इसे प्रॉपर क्लास मान के रखा करो। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। बस एक ही क्वालिटी होती है सिलेक्ट आने वाले स्टूडेंट में, क्या होता है? वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। उसे पता है उसे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है वीडियो देखते-देखते बीच में कोई रील देखने लग गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं समझ, ये थोड़ी-सी 6 महीने की मेहनत आप कर लो हमारे साथ, आपका जीवन बदल जाएगा पूरा, है ना? उसके बाद आप कुछ भी करना, वीडियो देखना और करना, एक्सरसाइज करना, घूमना-फिरना, बहुत ज़िंदगी पड़ी है ना? और ये 6 महीने अगर कुछ नहीं किया तो फिर आगे के जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आरएस की वैकेंसी वैसे भी आपको पता है 2-3 साल में आती है। तो ये जो मौका आप लोगों को भगवान ने दिया है ना, ये बहुत-बहुत सुनहरा अवसर है। ये लौट के आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है कभी। आने वाले जो 4 महीने हैं ना, ये इतने कीमती हैं आपके लिए, हो सकता है इसके बाद आपके पूरे जीवन में जितने भी साल होंगे वो इतने कीमती नहीं होंगे जितने ये 4 महीने कीमती है ना? और आपके जीवन में ये 4 महीने दोबारा से लौट के नहीं आने वाले हैं। तो इनकी अहमियत समझो बेटा, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 120 दिन है। अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, जो कुछ ना समझ में आए हमसे पूछो, है ना? हमारी जो हेल्प चाहिए हमसे लो, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। बट आप पढ़ो यार, वीडियोज़ को अच्छे से देखो। ये वीडियोज़ कोई ऐसे ही नहीं डाले जा रहे कि मुझे कोई शौक नहीं, मैं बना-बना के ऐसे ही डाल रहा हूँ। आप लोगों के लिए है। अगर मतलब जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना अपना मार्च में, उसके बाद अगर मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं देखे हो, जिनको देखना वो तो देख चुके होंगे। उसके बाद इन वीडियोज़ को हटा दूँगा, मैं सर को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इन वीडियोज़ को हटा दो अब, है ना? क्योंकि वो चीज़ें फ्री में देने का कोई ज़्यादा मतलब सेंस नहीं रह जाता है अगर बच्चे ना देखें तो। इसलिए आप लोग देखो, है ना? इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार चीज़ों को करने का।
सब कुछ पैसा नहीं होता है। अगर आप लोग सही से ईमानदारी से मेरा साथ दो ना, आप मेरा क्या किसी इंसान का भी साथ दो ना, वो पैसे को तो कहीं बहुत दूर रख देगा, भूल जाएगा क्या होता है, आपके साथ लग जाएगा वो, है ना? तो थोड़ा-सा मोटिवेशन बनाए रखो देखो। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। 2 वीडियोज़ पीछे के ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? देखो अब ये क्या है अपनी टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना 22 टेस्ट की, 22 टेस्ट है जिसके अंदर और देखो मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, बाकी किसी भी जगह का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट अपने यहाँ जितने भी मेंटर्स हैं ना, सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वही लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। और देखो जो बंदा पहले से सेलेक्टेड होगा, जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा ना, वो ही आपको क्वालिटी दे सकता है। हर कोई इंसान इतनी क्वालिटी आपको नहीं दे पाएगा। तो कॉपी चेक करने वाले वही लोग हैं, वही लोग आपको बता सकते हैं कि आपकी गलतियाँ क्या है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, है ना? और देखो इनका आपको क्या मिलेगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज लेनी हो, वो क्या कर सकता है, कनेक्ट सिविल के चैनल पे जाना और इसके देखो नीचे बायो में क्या लिखा मिलेगा आपको, लेट्स कनेक्ट इट, इस पे मैसेज करना और सर से कॉन्टेक्ट करना आप लोग, ठीक है? ये सब कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आगे चलते हैं देखो, फ्यूचर तो वो सॉरी प्रेजेंट तक पढ़ा दिया था आप लोगों को सारा, उसको अच्छे से पढ़ा करो हर चीज को। अब देखो आज क्या शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे अपने फ्यूचर, है ना? पास्ट पढ़ा दिया, प्रेजेंट पढ़ा दिया, आज क्या शुरू करेंगे, फ्यूचर। फ्यूचर पूरा करने के बाद क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिसलिनियस पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे। मिसलिनियस पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, जितने भी अभी तक आरएस के एग्जाम में जो भी पीओक्यूज हुए हैं, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं सारे कलेक्ट करके लाया हूँ। और हम क्या करेंगे, उनको आज की क्लास में साथ मतलब साथ साथ में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना? जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने अब तक जो सीखा है वो कितना काम का है, कितना काम का नहीं है, या आपको अब तक आपने क्या क्या सीखा है ना? लेकिन आप इस वीडियो को अब आगे से पूरा देखना। अब देखो क्या लिखा है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना? देखो हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, वैसा ही क्या है फ्यूचर का भी इंडेफिनिट टेंस, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस बोल दो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल दो। अच्छा इसकी क्या पहचान होती है, ये सब आपको पता है, का, ये और, है ना? राम ये काम करेगा, मैं जाऊंगा, वो खाना खाएगी, है ना? हम कल स्कूल जाएंगे। बस ये क्या होती है, इसकी छोटी सी पहचान होती है। इसमें क्या होता है, गा, गे, गी होता है ना? वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। उसके बाद देखो आई के साथ किसका यूज करते हैं, विल और शैल का, है ना? आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का। और क्या करते हैं, देखो बाकी जो अदर सब्जेक्ट होगा उनके साथ किसका यूज करते हैं, विल का। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, देखो आप आई के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। बाकी जो अदर सब्जेक्ट उनके साथ किसका यूज करेंगे, विल का। बट नॉर्मली अगर सिंपल सेंटेंस हो, एक सिंगल ही सेंटेंस हो, तो आप विल या शैल में से कुछ भी लिखो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना? उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि कब विल यूज करना चाहिए, कब शैल यूज करना चाहिए। बट नॉर्मली अगर आप सिंगल सेंटेंस में इसका यूज करोगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस बात की ज़्यादा चिंता मत करना कि विल लिखे या फिर शैल लिखे, है ना? नॉर्मली अगर सेंटेंस एक वाक्य या सिंगल सेंटेंस है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस पे। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, देखो आपको खुद पता चल जाएगा ना कि वो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। और देखो ये विल या शेल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। विल और शेल, है ना, एक तरीके से मॉडल भी होते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और शेल के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डू के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। डज के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। आगे चलो देखो, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। इस वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है ना? और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब एक मिनट में चेक करूँ, हेलो हेलो, है ना? अब चलो देखो, ये अफर्मेटिव लिखा हुआ है, अफर्मेटिव याद रहे तो ठीक है, वरना आप इसको याद रखो पॉजिटिव, है ना? मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस ही होते हैं। इसमें क्या होगा, देखो सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना? देखो क्या लिखा है, शी विल बाय ए न्यू लैपटॉप। शी विल बाय ए न्यू लैपटॉप, वो एक नया लैपटॉप खरीदेगी, है ना? वो भविष्य में क्या करेगी, फ्यूचर में क्या करेगी, शी विल बाय ए न्यू लैपटॉप, है ना? अगला देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में मैंने आपको हमेशा बताया, इंग्लिश में किसी किसी भी वाक्य को पर्सनवाचक बनाने के लिए या फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है। क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है हमेशा, है ना? तो लिख दो, देखो विल आगे लिख दिया, विल ही मैरी हर, है ना? विल ही मैरी हर नेक्स्ट वीक, क्या अगले सप्ताह वह उससे शादी करेगा, है ना? विल ही मैरी हर नेक्स्ट वीक। आगे चलो देखो, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देना है बस। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो,
कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मेरे मन में क्या विचार आया कि कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, है ना। अगला देखो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है, बस इतनी सी तो बात है। आगे लिख दो, विल विल यू नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स, विल यू नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स, क्या आप मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, विल यू नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स। बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि विल का कब यूज करना है और शैल का कब यूज करना है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, देखो कि आई या फिर वी के साथ तो किसका यूज करते हैं, शैल का, ठीक है जी। और देखो बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ किसका यूज करते हैं, विल का, उनके साथ किसका यूज करते हैं, विल का। ये तो बात हुई नॉर्मल सेंटेंस की। अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, थ्रेट होती है, थ्रेट मतलब धमकी, है ना, वार्निंग मतलब चेतावनी, और देखो ऑर्डर मतलब आदेश, आपको पता ही, प्रॉमिस करना किसी से। डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है बहुत दृढ़ निश्चय कि मैं ये काम पक्का करूंगा, है ना, आई विल गेट सेलेक्ट इन आरएस एग्जाम दिस ईयर, है ना, ये काम मैं पक्का करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ऐसा होना तो फिर क्या होता है, आई और वी के साथ क्या लग जाता है, विल लग जाता है। देखो उल्टा हो गया, आई और वी के साथ क्या लग रहा था, शैल। बट ये कंडीशन होती है ना, थ्रेट, वार्निंग, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, ऐसा होने पर क्या हो जाता है, आई और वी के साथ भी क्या लग जाता है, विल लग जाता है। और जो अदर सब्जेक्ट बच गए, ही शी इट दे, इनके साथ क्या लगता है, शैल लगता है। क्योंकि देखो ऐसा लिखा है, आई और वी के साथ शैल लिखा है तो क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर सेंटेंस को आपने थोड़ा सा खास बना दिया तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए इंग्लिश के ग्रामर ने क्या किया, इस विल को इसके साथ लिख दिया और इस शैल को अदर सब्जेक्ट के साथ। हाँ, देखो एक तो आप ऐसे बोलो आई विल गो, एक आप ऐसे बोलो आई शैल गो। आई के साथ क्या आना चाहिए, शैल, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, है ना। और एक आपने बोला आई विल गो, ये क्या आपका डिटर्मिनेशन है कि अगर किसी ने ऐसा बोला है कि आई विल गो, इसका मतलब वो पक्का जाएगा। किसी ने ऐसा बोला है कि आई शैल गो, इसका मतलब हो सकता है वो जाए, हो सकता है वो ना भी जा पाए, है ना। किसी ने ये बोल दिया आई विल गो मतलब वो पक्का जाएगा। अब देखो, अब ये छोटे छोटे 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने, मैं इनको समझाता हूँ क्या लिखा है। देखो, आई शैल सेल माई, क्या लिखा है, आई शैल सेल माई कार। इसका मतलब पता है क्या है, कि मैं अपनी गाड़ी बेचूं, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। अगला देखो क्या लिखा है, आई विल सेल माई कार, तो भी ये मतलब है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। अब देखो अगर आपके एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए कि आई यहाँ लिखा हो और यहाँ लिखा हो सेल, कुछ भी लिखा हो ना, और 2 ऑप्शन हो आपके पास, विल और फिर, तो देखो दोनों ही सही हैं, विल भी सही है और शैल भी सही है। इसीलिए मैंने कहा था अगर सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है ना, आप विल लिखो शैल लिखो, दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं, है ना। आप विल लिखो उसका मतलब यही है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, और शैल लिखो उसका मतलब भी क्या है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। अब आप पूछोगे तो सर सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच ना। अब वो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपकी जानकारी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। वो डिफरेंस भी बता देता हूँ, बट आप यूज कोई सा भी करोगे उससे कोई ज्यादा फर्क एग्जाम में नहीं पड़ने वाला है। अब देखो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या। आई शैल सेल माई कार का मतलब तो क्या है, मान लो मैं सुबह उठा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने क्या बोला, मेरे मन में क्या विचार आया कि यार मैं ये गाड़ी बेचूंगा। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं ना, आप मान लो बाइक स्टार्ट करो, बाइक ना स्टार्ट हो, आप 2 4 किक मारो, आप क्या सोचते हो, यार ये बाइक तो बेचेंगे, है ना। आपके मन में क्या विचार आया कि मैं ये गाड़ी बेचूंगा, तो आपने क्या बोला, आई शैल सेल माई कार, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। लेकिन सोचो किसी दिन आपने क्या सोचा कि आपने देखा कि यार नहीं, आप शोरूम में गए, दूसरी गाड़ी देखी आपने और आपने सोच लिया कि यार ये वाली गाड़ी तो मेरे को क्या करनी है, पक्का बेचनी है ना। आपने क्या कर लिया, पक्का निश्चय कर लिया कि ये गाड़ी पक्का बेचनी है। आपने अपने घर पे भी बता दिया, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को भी, बच्चों को और को पेरेंट्स को, कि क्या, कि ये वाली गाड़ी मैं बेचूंगा, है ना। ये आपका दृढ़ निश्चय आप कर चुके हो, है ना, कि मैं ये गाड़ी पक्का बेचूंगा। आई शेल सेल माई कार में आपके मन में विचार आया कि मैं गाड़ी बेचूंगा, बट हो सकता है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गई और आप लेके चल दिए ऑफिस और वापस आ गए। तो डेली आ रहे हो जा रहे हो, आपने दोबारा कभी नहीं सोचा कि गाड़ी मुझे बेचनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, आप ऐसा बोल रहे हो आई विल सेल माई कार, इसका मतलब आप लगभग पक्का डिसाइड कर चुके हो कि आप गाड़ी को बेचोगे। आप अपने दोस्तों को फोन भी कर चुके हो क्या कि यार मुझे गाड़ी बेचनी है, कोई अच्छा ग्राहक हो तो मेरे को बताना, है ना। इसका मतलब क्या है, आई विल सेल माई कार। अब देखो लास्ट एक बच गया, ये लिखा है आई एम गोइंग टू सेल माई कार, ये भी यही, इसका भी मीनिंग ऐसा ही है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, है ना। मैं अपनी गाड़ी बेचने जा रहा हूँ यार, है ना, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। लेकिन इसका मतलब ये और भी पक्का है। इसमें क्या है कि देखो जो बैकग्राउंड एक्शन होना चाहिए ना,
वो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड एक्शन जितना भी होना चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में जो भी काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए कि आपने ग्राहक को फ़ोन किया, ग्राहक आ गया, वो देख गया और वो थोड़ी बहुत आपको क्या दे गया, टोकन मनी भी दे गया, थोड़ी बहुत आपको क्या दे गया, टोकन मनी भी, थोड़े बहुत पैसे भी दे गया। मान लो आपको गाड़ी 10 लाख रुपए में देनी है, तो वो 50,000 रुपए आपको साई के भी पकड़ा के चला गया, है ना? तो अब ये क्या बोल रहे हो आप, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। ये पक्का हो चुका है कि आप अपनी गाड़ी पक्का बेचने जा रहे हो, यानी कि आधी गाड़ी तो बिक चुकी है पहले से ना। ये तीनों में डिफरेंस होता है। और इसमें देखो, इट विल रेन टुडे, आपने क्या बोला, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। आपको कुछ नहीं पता, आपके मन में विचार आया ऐसे ही कि ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही बस आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। बट अगर आपने ऐसा बोला ना, इट शैल रेन टुडे, इसका मतलब आपने सोच समझ के बोला है, वेदर फोरकास्टिंग हो रखी है, आपने न्यूज पे, टीवी पे, कहीं मोबाइल में देखा था कि आज बारिश होगी, है ना? कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जिसके बेस पे आप क्या बोल रहे हो कि इट शैल रेन टुडे, आज बारिश होगी, है ना? और देखो, इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होने वाली है, इसका मतलब पता है कि आज बारिश होने वाली है। इसका मतलब ये है कि मतलब काले बादल छा चुके हैं, है ना? मतलब घटाएं घुटाएं सब बन चुकी है, और मतलब मौसम में नमी आ चुकी है, और हवा चलनी बिल्कुल बंद हो गई है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इट इज गोइंग टू रेन टुडे, अब बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है। तो देखो, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आई शैल सेल माई कार, सिर्फ एक छोटा सा विचार आया, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा। आई विल सेल माई कार, आपने क्या पक्का निश्चय कर लिया कि मैं गाड़ी पक्का बेचूंगा। अब देखो, ऐसा ही आपको कोई ऐसे बोले कि आई शैल क्लियर, ऐसे मत लिखो, आई शैल प्रिपेयर, आई शैल प्रिपेयर फॉर आर एस। इसका मतलब क्या होगा, देखो, आई शैल प्रिपेयर फॉर आर एस, आई के साथ जब शैल लगता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल होता है, आई शैल प्रिपेयर फॉर आर एस, मैं आर एस की तैयारी करूंगा। कोई बच्चा है, उसने रिजल्ट देखा, न्यूज़पेपर देखा, कहीं आर एस का इंटरव्यू देखा, उसे लगा कि यार मुझे भी आर एस बनना चाहिए, वो क्या बोलेगा, आई शैल प्रिपेयर फॉर आर एस। अब एक बच्चा देखो, वो क्या बोलेगा, आई विल प्रिपेयर फॉर, ये क्या करे, आई विल प्रिपेयर फॉर आर एस, मैं आर एस की तैयारी करूंगा। आई के साथ विल लगाया ना, इसका मतलब ये क्या है, इसने पक्का डिटर्मिनेशन है, अब ये पक्का तैयारी करेगा। हो सकता है इसने कनेक्ट सिविल से एक दो कोर्स भी खरीद लिए हो, है ना, और इसने क्लासेस देखनी शुरू कर दी हो, है ना, इसने पक्का निश्चय कर चुका है कि मैं पक्का आर एस की तैयारी करूंगा, यानी कि इसका आर एस की तैयारी करने के पीछे जो बैकग्राउंड एक्शन होता है वो लगभग इसने तैयार कर लिया है। इसने अपना मेंटर ढूंढ लिया है और सोच लिया कि सर की ही गाइडेंस में पूरी तैयारी करूंगा, है ना? तो क्या बोलेगा, आई विल प्रिपेयर फॉर आर एस। अब देखो, अब आपके एग्जाम में तो एग्जामिनर तो नहीं बता सकता ना कि कौन से में आपका पक्का और कौन से में आपका कच्चा है ना? तो आप विल लिखो, शैल लिखो, दोनों ही ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सही होते हैं। पर डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब ये एक बहुत काम की बात बताता हूँ, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, टू लिखा है, टू का मतलब होता है दो, टू का मतलब क्या होता है, दो। अब देखो, ये विल लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, शैल, उसके बाद क्या लिखा है, वुड। देखो, टू का मतलब होता है दो, उसके बाद लिखा है विल, उसके बाद लिखा है शैल, उसके बाद लिखा है वुड। देखो, आप एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, क्या, कि किसी भी एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल और दो वुड नहीं हो सकते हैं। किसी भी एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल और दो वुड नहीं हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, देखो दोबारा से सोचो, किसी भी एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं हो सकते, किसी भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं हो सकते। अब आप सोचो कि ठीक है सर, ये बात तो सही है, एक सेंटेंस में दो विल नहीं आएंगे, है ना? बट अगर एग्जाम में दो विल लिखे हुए मिले हमें एरर में, तो फिर कौन सा हटाएं हम? कोई सा भी हटा दे अपनी मर्जी से? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं बताऊंगा कौन सा हटाना है, अपनी मर्जी से कोई सा भी नहीं हटाना है, जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमें हटाना है। देखो, हम कौन सा वाला विल या फिर शैल या फिर वुड हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, एक तो हटाना पड़ेगा। देखो, अगर दो लिखे हैं तो एक हटाना पड़ेगा, दो लिखे हैं इसका मतलब सेंटेंस गलत है, दो विल, दो शैल, दो वुड लिखे हैं इसका मतलब सेंटेंस गलत है, एक हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाएंगे, देखो अगली स्लाइड, ये जो कंजक्शन लिखी है ना, कौन सी, ये देखो, इफ, व्हेन, एज सुन एज और इन केस, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल और प्रोवाइडेड बाय द टाइम, इनके साथ जो विल या फिर शैल या फिर वुड लिखा होगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे।
कौन सा हटाएंगे? जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा। कंजक्शन कौन सी? देखो ये वाली है ना। देखो ये कंजक्शन आपको याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोशिश तो करना आप लोग याद करने की, बट ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आप बस इस बात को जरूर याद रखना कि कंजक्शन के साथ जो विल लिखा होगा, कंजक्शंस के साथ जो विल लिखा होगा उस विल, शैल या फिर वुड को हटा देंगे, है ना, दूसरे वाले को रहने देंगे। अब देखो, जैसे देखो अब ये 8th नंबर सेंटेंस लिखे, इसको पढ़ के देखो क्या लिखे, देखो आई विल लेट यू नो। लेट यू नो का मतलब क्या होता है? बता दूंगा, है ना। लेट यू नो, है ना। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज, जैसे ही, आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन, जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखो हिंदी में ऐसा ही होता है, क्या होता है हिंदी में, क्या होता है, मैं ऐसे ही बोलते हैं हिंदी को कि जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बार तो बोला गी, एक बार बोला दूंगा, यानी कि हमें क्या लगता है, दो फ्यूचर हैं तो गा गे गी का तो ट्रांसलेशन क्या होता है, विल या फिर शैल। हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल या फिर दो वुड लिख देंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और पढ़ने से आपको सही भी लगेगा कि आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। बट ये गलत है, एक सेंटेंस के अंदर दो विल या फिर दो शैल या फिर दो वुड, या फिर देखो ऐसा भी नहीं हो सकता है एक विल एक शैल लिखा हो, वो भी गलत है, एक शैल एक विल लिखा हो, वो भी गलत है, एक शैल एक वुड लिखा हो, वो भी गलत है, एक विल एक वुड लिखा हो, वो भी गलत है, कुछ नहीं आ सकता आपस में, है ना। तो आपने क्या सोचा कि देखो दो लिखे हैं, सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही करने के लिए क्या करेंगे, एक हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा। और मैंने आपको बहुत बार पहले बताया है कि साथ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे लिखी जाती है, यहां से शुरू करके ऐसे चलती है ना, तो साथ का मतलब उसके बाद जो भी लिखा होगा वो उसके बाद देखो क्या लिखा है, एज सुन एज आई विल, ये वाला विल क्या करेंगे, हटा देंगे, ये वाला विल क्या करेंगे, हटा देंगे। अब सेंटेंस क्या बन गया, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन, है ना, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट वाला करो, आप लोग खुद करो, देखो व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, इसको कैसे सही करेंगे बताओ। कौन सा हटाएंगे विल, देखो दो विल है, एक ही विल ये है, एक विल ये है, एक हटाना पड़ेगा, कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा उस विल को हटा देंगे। अब देखो कंजक्शन कौन सी है, वैन, है ना, वैन के साथ कौन सा लिखा है, देखो ये विल, है ना, यहाँ तो कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये वैन, वैन के साथ लिखा है विल। अब इस विल को हटा देंगे, इस विल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी बी, मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी बी, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या क्या होती है, इज, एम, आर और बी खुद, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सेंटेंस बच गया बी हटाने के बाद, व्हेन आई बी, आई के साथ बी नहीं आ सकता है, इन चारों में से क्या आएगा बताओ आई के साथ, अब बी की जगह, देखो आई के साथ अब बी नहीं आएगा, आई के साथ बी की जगह क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम, तो इस बी को भी हटाओ और यहाँ बढ़ाओ एम। व्हेन आई एम 30, जब मैं 30 साल का हूंगा, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, मेरे बहुत सारे दोस्त कितने साल के हो जाएंगे, 35, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखो देखो 7th नंबर सेंटेंस पढ़ के देखो आप लोग, अच्छा पहले आप एक काम करो, जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस लिखा ना उसकी इंग्लिश बना के देखो, जब वह यहाँ आएगा मैं उसे इस बारे में बताऊंगा, क्या लिखेंगे देखो, when he will comes, या फिर when he will come here, जब वह आएगा when he will come here I will tell him about it, है ना। आप ऐसी ही इंग्लिश बना के आओगे एग्जाम में, और ये क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। एक सेंटेंस के अंदर दो विल दो शैल दो वुड, या फिर एक विल एक वुड एक शैल एक वुड, या फिर एक विल एक शैल लिखना गलत होता है, बिल्कुल गलत है वो। हटाओ एक को, कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ होगा वो, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई सा भी हटा देंगे, नहीं, जो कंजक्शन के साथ लिखा है वो वाला हटाएंगे। देखो ये विल लिखा है और ये विल लिखा है, दो लिखे, अब देखो आप सोचो खुद, कंजक्शन के साथ कौन सा लिखा है, ये वाला लिखा है, देखो आगे वाला, इसको हटा देंगे, हटा दिया जी। कम्स लिखा है पीछे, कम्स सही है क्या, सही है, क्यों, ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ तो कम्स ही आएगा ना, ही तो सिंगुलर होता है, ही के साथ प्लेस बोलते हैं ना, ऐसे ही प्लेस, ऐसे देखो ही कम्स बिल्कुल सही है। आई विल टेल यू अबाउट इट बिल्कुल सही होगा सेंटेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ो, when he will reach home his father will scold him, हम ऐसे ही बोलते हैं, देखो जब वह घर पहुंचेगा उसके पिताजी उसे डांटेंगे, बट इंग्लिश में ऐसा बोलना सही नहीं होता है ना। हिंदी में सही है कि जब वह घर पहुंचेगा उसके पिताजी उसे डांटेंगे, देखो लेकिन इंग्लिश में ऐसा सही नहीं होता है। देखो आप इसका ट्रांसलेशन क्या कर दोगे, when he will reach home his father will scold him, ऐसा ही कर दोगे ना। आपने कितने विल यूज कर दिए सेंटेंस में, दो, और मैंने आपको पहले भी बताया एक सेंटेंस में दो विल दो शैल दो वुड यूज करना क्या होता है, गलत होता है। एक को हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, अपनी मर्जी से कोई सा भी नहीं हटा देंगे, कौन सा हटाएंगे,
जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा वो हटाएंगे। अब देखो दो विल लिखे ना, इन दोनों में देखो कौन सा वाला कंजक्शन के साथ लिखा है, ये लिखी कंजक्शन, ये लिखा विल, इस विल को हटा देंगे, हटा दिया जी। सेंटेंस सही हो गया? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो रीच लिखा है ना, ही के साथ रीच नहीं होगा, ही के साथ आएगा रिचेस, ही के साथ क्या आएगा? रिचेस, है ना? बस अब सही हो जाएगा। व्हेन ही रीचेस होम हिज फादर विल स्कॉल्ड हिम, जब वह घर पहुंचता है उसके पिताजी उसे डांटेंगे। आगे देखो, एज सुन एज I shall start a new business, I will become rich. As soon as I will start a new business, I will become rich. जैसे ही मैं नया बिजनेस शुरू करूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, है ना? हिंदी में क्या होता है, दो फ्यूचर होते हैं, है ना? दो बार भविष्य, मतलब दो बार फ्यूचर टेंस का यूज होता है। हम इंग्लिश में क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी ऐसा ही कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्या करना है आपको, एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं लिखने हैं। अब देखो इसमें लिखे ना, ये एक तो शैल लिखा है और एक क्या लिखा है, विल लिखा है, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत। कैसे सही करेंगे, एक को हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, अपनी मर्जी से कोई सा भी हटा देंगे क्या, नहीं। कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा वो हटाएंगे। अब दोनों में ढूंढो कंजक्शन के साथ कौन सा लिखा है, ये देखो, ये कंजक्शन एज सून एज लिखा है ना, इसके साथ वाला शैल हटा। अब सेंटेंस सही हो गया क्या? देखो स्टार्ट तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं, आई के साथ स्टार्ट ही लिखा जाता है, ही के साथ स्टार्ट लिखा जाता है, आई प्ले होता है ना कि आई प्लेज होता है ना? तो फिर स्टार्ट सही है, बिल्कुल सेंटेंस क्या हो गया, सही। अगला देखो, आई विल शूट यू इफ यू विल कम फॉरवर्ड। यदि तुम आगे आओगे, यदि तुमने एक कदम भी आगे, यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मैं आपको गोली मार दूँ, है ना? यदि तुम आगे आओगे, मैं आपको गोली मार दूँ। अब देखो क्या सही लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस पढ़ के देखो, आई विल शूट यू इफ यू विल कम फॉरवर्ड, है ना? एक सेंटेंस में कितने विल यूज कर लिए, दो, एक विल तो ये है और एक विल ये। एक सेंटेंस में दो विल नहीं आ सकते हैं, एक को हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाएंगे, अपनी मर्जी से कोई सा भी हटा सकते हैं, नहीं। कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा है वो। अब ये वाला विल देखो, इसमें कोई कंजक्शन है नहीं, ये वाला विल देखो दूसरे वाला, हाँ इसमें कंजक्शन है, इफ, है ना? इफ के साथ वाला विल हटा देंगे बस। उसके बाद की वर्ब देखो, कम। अच्छा कम सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि आगे यू लिखा है और यू के साथ तो कम ही आता है। सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही है। आगे चलो देखो, वेन यू विल, वेन यू विल, when you will find out any solution to this problem you will be awarded। when you will find out any solution to this problem you will be awarded। क्या लिखा है देखो, आप अगर इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा, है ना? या फिर क्या होगा, आपको अवार्ड मिलेगा। तो देखो कितनी बार फ्यूचर है, दो बार। आप इंग्लिश में क्या करोगे, दो ही बार फ्यूचर लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस में कितने विल लिखे हैं, एक तो ये विल लिखा है, एक ये विल लिखा है, तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत, है ना? क्यों? क्योंकि देखो एक सेंटेंस में आपने कितने विल लिख दिए, दो। एक को हटाएंगे, कौन सा हटाएंगे, बाद वाला नहीं, पहले वाला नहीं, कौन सा, जो कंजक्शन के साथ लिखा है वो। कंजक्शन कौन सी है, ये वैन लिखी है, इसके साथ ये विल लिखा है, इसको हटा दो। जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा उसे हटा देंगे। आगे चलते हैं देखो, इफ द गवर्नमेंट विल मेक द स्ट्रिक्ट लॉ, अगर सरकार कठोर कानून बनाएगी, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दुरुस्त हो जाएगी, है ना? बस हिंदी में ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन भी ऐसा ही कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अभी जो पीछे अपना टेस्ट हुआ था ना, टारगेट 120 के अंदर, उसके अंदर भी बच्चों एक सेंटेंस था ऐसा ही, जिसके अंदर ऐसा इफ करके कुछ बनाना था, उसमें बच्चे दो विल लिख लिख के आए हैं सभी बच्चे, है ना? दो विल लिखना गलत होता है, दो विल हमें एक सेंटेंस में नहीं लिखने होते हैं। तो देखो कितने विल लिखे हैं, दो। एक को हटाएंगे, कौन सा, जो कंजक्शन के साथ होगा उसे। कंजक्शन के साथ कौन सा वाला है, आगे वाला पीछे वाला, ये जी आगे वाला। कंजक्शन कौन सी है, इफ के साथ ये लिखा है, इसको हटा देंगे। अब सेंटेंस सही हो गया, नहीं। वर्ब को भी चेक करेंगे, दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। हमारे देश में कितनी सरकार है, एक है या फिर दो है, एक सरकार है। एक सरकार है तो उसके लिए क्या आएगा, मेक थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा बताओ, मेक, क्या आएगा, मिक्स। If the government makes the strict law, the law and order situation will improve। कितना सिंपल है देखो। आगे चलें, ये तो करा दिया आपको, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ा मैंने फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत छोटी छोटी बातें बताई। एक तो विल और शैल का डिफरेंस बताया, वो आप समझने की कोशिश करना, उसको समझना, वो सिर्फ समझने की चीजें, एग्जाम में ज्यादा काम नहीं आएगी, है ना? बट एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं आएंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना? इसको जरूर याद रखना। अच्छा दो होंगे तो एक को क्या करेंगे, हटाएंगे। कौन सा हटाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं। कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा उसको हटा देंगे। इतनी सी बात पड़ी, मतलब फ्यूचर में बस इतना सा पढ़ा है कि एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं। आगे चलो, हिंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं देखो।
अगर लिखा हो टुमारो, टुमारो का मतलब आप लोग समझते हो ना क्या होता है, आने वाला कल। नेक्स्ट डे समझ गए आप, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, यानी कि नेक्स्ट लिखा हो या फिर टुमारो लिखा हो, ऐसा कुछ भी लिखा हो जिससे आपको ये पता चले बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, तो उसके साथ कौन से टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का, यानी कि विल या शैल, और विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, है ना। एक्चुअली में विल और शैल क्या होते हैं, ये मॉडल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मॉडल होते हैं, और किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ना। तो इससे आप याद रखो, सिर्फ विल और शैल को ही मत याद रखो, आप पूरा याद रखो कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे वो विल शैल ही क्यों ना, है ना। आगे चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सेंटेंस पढ़ा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द पीएम टू अमेरिका टुमारो, द पीएम टू अमेरिका टुमारो। अब इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक में मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिए, क्या भरेंगे देखो, द पीएम विल गो, द पीएम विल गो टू अमेरिका टुमारो, बिल्कुल सही है। द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो, मैंने आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम फ्यूचर की फिक्स्ड प्लानिंग के लिए भी कर सकते हैं, है ना, पढ़ाया था आपको। तो ये भी लिख सकते हैं, द पीएम इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो। अगला देखो, द पीएम गोज, पीएम तो सिंगल है ना, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होता है तो क्या लिखते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस, जैसे ही के साथ क्या लिखते हैं, प्लेस, है ना, वैसे देखो, द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट में कि अगर फ्यूचर की फिक्स्ड प्लानिंग हो, यानी कि फ्यूचर का कोई एक्शन और उसकी प्लानिंग हमने प्रेजेंट में ही कर ली हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी लिख सकते हैं। किसके लिए, काम फ्यूचर में होगा बट उसकी प्लानिंग अभी कर ली है हमने, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, है ना। तो सही हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये गो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पीएम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अगर आप कोई वर्ब लिखोगे उस वर्ब में एस या एस का होना जरूरी है, तो इसमें तो नहीं है, तो इसको काट दो। और देखो, विल गोइंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था विल या फिर शैल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, और किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये गलत हो गया। आगे चलो देखो, समझे इतना आप लोग, है ना। अब थोड़ा एक फास्ट हो जाए तो वीडियो को थोड़ा एक दो बार मतलब एक दो बार देख लिया करो, आगे पीछे करके देख लिया करो, ठीक है। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे पढ़ा के फालतू की बातें करके आप लोगों का टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ यार, है ना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कल को आप ऐसा सोचो कि यार हमारा समय खराब कर दिया। आप किसी दिन मुझे याद करो तो ऐसे याद करो कि हाँ यार, बहुत मदद की थी हमने, नहीं पढ़ाई की तो हमने ही नहीं की, उन्होंने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, है ना। आगे चलो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी शीटें बनाई आप लोगों के लिए, मतलब बहुत ऐसे काम चल रहा है, मैं आपको जल्दी दे दूंगा बहुत। मैं आप करंट कह रहा हूँ, मैंने फ्रेजल वर्ब बनाई है ना, उसमें से वो उतनी सी फ्रेजल वर्ब आप याद कर लेना, उससे बाहर फ्रेजल वर्ब नहीं जाएगी किसी भी हालत में। और जो वोकैब बनाई है ना, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी वोकैब बनाई है, उससे बाहर वोकैब का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप उतनी सी वोकैब याद करके जाना और आप देखना, रिजल्ट के बाद मिलेंगे, देखना आप बिल्कुल अगला देखो, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो अभी, है ना। अगला देखो, यू विल न्यू द एग्जाम डेट ऑफ आर एस मेन्स नेक्स्ट वीक, है ना, सही लिखा है, नेक्स्ट वीक लिखा है, ठीक है जी। इसके साथ क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है जी। विल, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। देखो ना, सही लिखिए गलत लिखिए, देखो क्या करो, कमेंट क्या करो, क्या लिखा है सही लिखा है। इस सेंटेंस को आप क्या क्या करो, अपने कमेंट सेक्शन में जाके पूरे को टाइप किया करो एग्जैक्ट, जो सही होना चाहिए, है ना। क्या लिखो आप लोग, यू विल नो, नो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सभी बच्चे क्या करो, इस सेंटेंस को अपने कमेंट सेक्शन में जाके इसको टाइप करो, यू विल नो द एग्जाम डेट ऑफ आर एस मीन्स नेक्स्ट वीक। ये आपके दिमाग में छप जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें छप जाएगी एकदम एग्जैक्ट। आगे चलो देखो, कमेंट किया करो थोड़ा यार, इंग्लिश सीख जाओगे, अच्छी खासी लिखनी है करते करते, है ना। आगे चलो देखो, उसे एहसास नहीं है कि वह किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन वह पता लगा लेगी, पता लगा लेगी। लेगी लिखा है, इसका मतलब क्या है, लड़का है कि लड़की है, इसलिए उसे के लिए क्या लिखेंगे, शी। एहसास नहीं है, ही डज नॉट रियलाइज। अच्छा, रियलाइज की जगह आप नो भी लिख सकते हो कि उसे नहीं पता, ऐसा भी बना सकते हो, शी डज नॉट, वो शी डजेंट नो, उसे नहीं पता या वो नहीं जानती, शी डजेंट नो, है ना। शी डजेंट रियलाइज, उसे एहसास नहीं, उसे पता नहीं। अच्छा, उसे क्या पता नहीं है, की इंग्लिश क्या होती है, दैट, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जब डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं ना, तो हम दैट कभी नहीं लिखते हैं उसके साथ, तो दैट को हटा दो। एहसास नहीं है, की के लिए क्या लिख दिया, वॉट लिख दो सीधा। वह किस तरह का व्यक्ति है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज,
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, वह किस तरह का व्यक्ति है। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब किस तरह का, टाइप मतलब क्या होता है, तरह तरह का, प्रकार का। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, है ना। लेकिन की इंग्लिश क्या होती है, बट वह कौन है, वो लड़की है, वह शी पता लगा लेगी। पता लगाने के लिए क्या होता है, शी विल फाइंड आउट, बट शी विल फाइंड आउट, है ना। वो पता लगा लेगी, बट शी विल फाइंड आउट, है ना। अब बस इतनी याद रखना, आपको कभी ऐसा बोलना हो मैं पता लगा लूंगा, आई विल फाइंड आउट, है ना। वह पता लगा लेगी, शी विल फाइंड आउट, है ना। बस यू विल फाइंड आउट, दे विल फाइंड आउट, बस इतना करते करते आप सीख जाओगे, इतना इजी। अब देखो, फर्स्ट नंबर रूल पढ़ लिया। फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ा, टुमारो लिखा हो, नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड लिखा हो, इन सभी के साथ क्या यूज करना है अपने को, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज। आगे देखो, ये देखो जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, हिंट्स, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस आएगा। इनको छोड़ के जितनी भी चीजें जो कुछ पढ़ाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो रूल है ना, क्योंकि एग्जाम वाले को पूछने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, कि जिससे क्वेश्चन को सही से फ्रेम कर सके। क्योंकि देखो, किसी सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि एक सही क्वेश्चन को फ्रेम करना काम है। क्योंकि उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है कि इसमें केवल यही एक एरर हो, इसके अलावा कोई और एरर ना हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत मुश्किल काम होता है यार, इसीलिए तो क्वेश्चन पता है आरपीएससी को कितने क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रेमिंग सही नहीं हो पाती है। क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है एग्जामिनर को, और वही छोटे छोटे हिंट होते हैं जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। बहुत मतलब कि वो पूछ क्या सकता है आप लोगों से ना, एकदम एग्जैक्ट वही चीजें हैं। देखो क्या लिखा हो, आई थिंक लिखा हो। आई थिंक मतलब ऐसा मुझे लगता है ना। आई थिंक मतलब आई थिंक मैं सोचता हूँ, या फिर मुझे लगता है, आई थिंक। आई होप का मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ, ऐसी मुझे आशा है ना, आई होप। आई गेस का मतलब ऐसा मेरा अनुमान है। आई गेस मतलब मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, या मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, या कि ये मेरा अनुमान है कि इस बार तो आर एस टाइम पर नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला, नहीं होगा। आई अज्यूम, अज्यूम भी ऐसा ही होता है कि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ ना, कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखो, आप जब कभी भी ऐसा बोलते हो ना कि मुझे लगता है ना, आई थिंक, जैसे आई थिंक, या मैं सोचता हूँ, या आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार कि मतलब एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। आप क्या बोलते हो हमेशा, उसके बाद क्या बोलते हो, मुझे लगता है कि बाद क्या बोल रहे हो, कि एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, है ना, फ्यूचर बोलते हो। देखो वही बात इसमें लिखी है। देखो आई थिंक लिखा हो, आई होप लिखा हो, मैं से बोलो कि मुझे उम्मीद है ना, या मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस बार आरएस में सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। मैंने क्या बोला, उम्मीद के बाद मैंने बोला फ्यूचर बोला है। देखो वो ये देखो, आई होप लिखा हो, आई गेस लिखा हो, मुझे ऐसा अनुमान है ना, आई अज्यूम लिखा हो, इनके बाद क्या होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। इनके बाद क्या होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितना तो सिंपल है। देखो आगे चलो, देखो अच्छा ये सेंटेंस पढ़ के देखो, आई होप मुझे ऐसी आशा है, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द मैनेजर। मैनेजर को कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा। कन्विंस करने का मतलब होता है अपनी बात मनवा लेना, है ना। कन्विंस करने का मतलब क्या होता है, अपनी बात मनवा लेना। आई होप इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द मैनेजर। मुझे लगता है कि मैनेजर को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। देखो आई होप लिखने के बाद टेंस कौन सा यूज कर रहा है, फ्यूचर। अगला देखो, आई होप यू विल बिकम आरएस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या बन जाओगे, आरएस बन जाओगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या बन जाओगे, आरएस बन जाओगे, है ना। टेंस कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई होप, है ना। आगे देखो, आई थिंक मुझे लगता है, नो बडी विल स्टडी आफ्टर एग्जाम। मुझे लगता है कि एग्जाम के बाद कोई पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा ही बोलते हैं ना, कि मुझे लगता है कि एग्जाम के बाद कोई पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा ही तो बोलते हैं हम सभी। तो देखो उसी की इंग्लिश, आई थिंक मुझे लगता है, नो बडी विल स्टडी आफ्टर एग्जाम। विल स्टडी कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। बस यही मैंने आपको बताया। आई थिंक लिखाओ, आई होप लिखाओ, आई एज्यूम लिखाओ, और आई गेस लिखाओ, इनके साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। बस हिंदी में भी तो ऐसे ही करते हैं। आई थिंक नो बडी विल स्टडी आफ्टर। चले आगे, देखो दो ही चीजें तो पढ़ाई है। टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम, कुछ भी लिखा हो उसके साथ कौन सा, फ्यूचर सिंपल। आई होप, आई गेस, आई थिंक, आई एज्यूम, इनके साथ कौन सा, फ्यूचर सिंपल। आई एज्यूम ना याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आई थिंक और आई होप को थोड़ा सा याद रखना। आगे चला, देखो छोटा सा टेंस है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अच्छा फ्यूचर सिंपल में क्या था, गा गे गी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा,
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कर रहे होंगे, है ना, गा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, नाच रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ भी, है ना, वही बस अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और देखो क्या लिखा है, काम भविष्य में चल रहा होगा। काम क्या चल रहा होगा, काम फ्यूचर में चल रहा होगा, मतलब शुरू नहीं हुआ होगा, खत्म नहीं हुआ होगा, कहीं बीच में चल रहा होगा। और देखो विल या फिर शैल, और देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी देखो मैं थोड़ा सा आपको ये हेल्पिंग वर्ब बनाना सिखा। देखो मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी, मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी, कौन सी, मैंने आपको बी पढ़ाई थी, है ना, मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी, बीई बी। उसकी फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी बताई थी, इज, एम, आर और बी। सेकंड फॉर्म कौन कौन सी बताई थी, वॉज या फिर वर। थर्ड फॉर्म कौन सी बताई थी, बीन, है ना, इतना ही बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी क्या, कि इंग्लिश में एकमात्र बी ऐसी वर्ब है जिसकी 4 फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 सेकंड फॉर्म होती है और 1 थर्ड फॉर्म होती है ना। अब देखो आप एक बात छोटी सी, आप देखो याद मत रखो ज्यादा इन चीजों को, छोटा सा जोड़ के देखो कि जब कभी भी हम इज एम आर लिखते हैं ना, जब कभी भी हम इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद अगर कोई वर्ब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, ही इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग, दे आर रनिंग, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। यानी कि इज लिखाओ, एम लिखाओ और आर लिखाओ, इनके साथ अगर हम कोई दूसरी वर्ब लिखेंगे इसके बाद तो कैसे लिखते हैं, वी वन प्लस आई एन जी। अगर इन तीनों के साथ ऐसा हो रहा है ना यार, तो फिर इस बी के साथ भी तो ऐसा ही होगा ना, बी के साथ भी ऐसा ही होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, इज लिखाओ, एम लिखाओ, आर लिखाओ या फिर बी लिखाओ, इनके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वी वन प्लस आई एन जी आएगा, है ना। अब देखो अगर इनके साथ ऐसा होगा तो वर्ब तो सेम ही है, इसी की सेकंड फॉर्म वॉज वर है। वॉज वर के साथ भी तो आप क्या लिखते हो, आई वॉज टॉकिंग, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो वॉज वर के साथ भी क्या आएगा, वी वन आई एन जी आएगा। और देखो इसी के जैसा बीन है, बीन के साथ भी क्या आएगा, वी वन आई एन जी आएगा। देखो एक छोटी सी बात में मैंने आपको कितना कुछ पढ़ाया, कि बी ई बी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे उसके किसी भी फॉर्म के साथ, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वी वन प्लस आई एन जी। देखो एक वर्ब होती है डू, डू या फिर डज या फिर डिड, इनके बाद अगर आप कोई सी भी वर्ब लिखोगे कैसे लिखना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक वर्ब होती है हैव, हैज या फिर हैव प्लस हेड, है ना, इनके साथ आप कोई भी वर्ब लिखोगे कैसे लिखनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल बात है, देखो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और बी के साथ वर्ब की वी वन प्लस आई एन जी आता है। अब देखो अब आपका सारा खेल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब मान लो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आपको इसकी क्या बनानी है, हेल्पिंग वर्ब। देखो इसके नाम में सब कुछ छुपा है, फ्यूचर, फ्यूचर नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विल या फिर शैल आएगा सर, है जी, अगर विल या फिर शैल फ्यूचर लिखते। कॉन्टिन्यूअस नाम आते क्या आना चाहिए, कि कॉन्टिन्यूअस नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए सर वी वन प्लस आई एन जी। ठीक है जी, वी वन प्लस आई एन जी। अब एक बात सोचो आप, भाई दोनों दो ही चीजें थी हमारे पास, फ्यूचर था और कॉन्टिन्यूअस था। टेंस को तो वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पूरा नाम है, फ्यूचर के लिए हमने विल शैल लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने वी वन आई एन जी लिख दिया। सोचो कि सर ये लिख तो हमने सही दिया, बट अब इसको जोड़े कैसे आपस में। जोड़ने का मतलब ये है कि विल या फिर शैल के बाद तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, हमने पढ़ा है अभी पीछे कि किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है जी। और आपने एक बात बोली थी सर वी वन आई एन जी से पहले तो हमेशा बी की कोई फॉर्म आती है, बी की कोई फॉर्म आती है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसके बीच बी ई बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी ई बी। यानी कि इस बी का कोई मीनिंग नहीं है वैसे यहाँ पे, बट क्या देखो, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल सही है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और देखो बी के बाद कोई भी वर्ब कैसी आती है, वी वन प्लस आई एन जी आती है। तो देखो हो गया ना सेट अपने आप, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की प्लस आई एन जी, हो गया ना सेट। अब देखो अगर आपके सामने नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ कैसे बनाएंगे। अब बोलो सर फ्यूचर के लिए तो हम क्या लिखेंगे, विल या फिर शैल, फ्यूचर के लिए क्या लिखेंगे, विल या फिर शैल, लिख दो। अब आपने बोला फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के क्या लिखे, परफेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर हैव लिख दो, हैव लिख दिया, फ्यूचर हो गया, परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस,
कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस के लिए तो V1 ING लिख दो, यही लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 ING, यही तो आती है ना वर्ब। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नाम होगा ना, वहां हमेशा V1 प्लस ING आएगा। ठीक है सर, लिख दिया। अब आप एक बात कहोगे कि सर ये तो सही है, बट इसके बीच में कुछ और लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये तो V1 ING है, यानी कि हमें हैव को और V1 ING को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ने के लिए हमें हैव के बाद तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और V1 ING से पहले हमें चाहिए बी की कोई फॉर्म। अब बताओ बी की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म है? क्या बच गई? एक बी नहीं तो बची है ना, बी। ये लो जी, पूरा जुड़ गया। जुड़ गया ना? कैसे जुड़ा? देखो देखो मैं क्यों लिखा है बीन, आप लोगों को समझ में आएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इसको लिखते हैं क्यों? हैव के बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीन के बाद चाहिए V1 ING। देखो पूरा सेट हो गया अपने आप। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपने अपने आप बना दी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप क्यों नहीं बना सकते? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बना सकते? प्रेजेंट परफेक्ट की क्यों नहीं बना सकते? सबकी बनाना अपने आप सारी बना दोगे। अगर ना कोई कहीं अटको तो आप मेरे से पूछना, मैं आप लोगों को बता दूंगा ना, बाकी आप आराम से बना दोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो कोई भी सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के अंदर दो वर्ब होती है ऐसे, देखो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है ना, पर इसको वर्ब भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, आप अफर्मेटिव नाम से ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको सिंपल याद रखो कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस। एक सब्जेक्ट होगा, विल या फिर शैल होगा। फिर देखो बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। तो ये बी क्यों लिखते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। बी फिर क्या लिख दिया? V1 प्लस ING, फिर क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। आई शैल बी स्टडिंग मेडिसिन, आई शैल बी स्टडिंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन पढ़ रहा होऊंगा, है ना, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। अगला देखो इंटरोगेटिव। मैंने आपको हमेशा बताया इंग्लिश में कभी भी इंटरोगेटिव बनाते टाइम क्या करना होता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। किससे? सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है किससे? सब्जेक्ट से। लिख दो देखो, विल या फिर शैल, फिर लिख दो सब्जेक्ट बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। क्या लिखेंगे? विल ही मैरी हर नेक्स्ट वीक, विल ही मैरी हर नेक्स्ट, थोड़ा सा गलत, विल ही बी मैरिंग हर नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को कुछ और बना देंगे, चलो ये कैसे बना दो देखो, ऊपर वाले से बना दो। शैल आई बी स्टडिंग मेडिसिन, शैल आई बी स्टडिंग मेडिसिन, क्या मैं मेडिसिन पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कोई बात नहीं, छोटी मोटी वैसे मिस्टेक हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो यही तो सबसे बड़ी कला है। कोई छोटी मोटी गलती अगर से आ भी गई तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सही से चीजें सिखाई है। इसका बहुत फायदा मिलता है इससे। देखो इससे क्या फायदा है? आप कोई सी भी बुक उठा लो, आप उसको पढ़ो, है ना। किताबें सारी अच्छी होती है, अगर उसमें कुछ गलत भी लिखा हुआ, कुछ मिस्टेक भी हुई, तो आपको अगर सही से नॉलेज होगी ना तो आप उसको सही कर लोगे, आप उसको सही कर लोगे। बस अल्टीमेट बात ये कि आपके पास नॉलेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना, ताकि आप सही कर लोगे अपने। अगला देखो, अगला सेंटेंस है नेगेटिव। क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, विल या फिर शैल होगा, और नेगेटिव के लिए क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिया, बी प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस, द पोएट विल नॉट बी राइटिंग ए पोएम, द पोएट विल नॉट बी राइटिंग ए पोएम, पोएट एक पोएम नहीं लिख रहा होगा। अगला देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। लिख दो, विल दे बी नॉट गोइंग टू दी लाइब्रेरी, विल दे बी नॉट गोइंग टू दी लाइब्रेरी, क्या वे लाइब्रेरी नहीं जा रहे होंगे, है ना। बस आगे देखो, इसमें ज्यादा रूल वूल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो बस। फ्यूचर टेंस इतना उसमें ज्यादा मतलब याद करने वाली चीजें हैं नहीं, तो आप इजीली कर लोगे उसको ना। आगे देखो, आई ऑल नेसेसरी मटेरियल फॉर दी प्रोग्राम, है ना। तो बताओ क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से? आई, आराम से सोचो बैठ के और बताओ क्या आएगा। आई के साथ क्या आएगा बताओ? देखो आई के साथ ये भी आ सकता है, आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटेरियल फॉर द प्रोग्राम। ठीक है। और देखो आई एम अरेंजिंग भी हो सकता है, मैं प्रोग्राम के लिए जितनी भी जरूरी चीजें सारी अरेंज कर रहा होऊंगा भी हो सकता है।
और मैं प्रोग्राम के लिए जितनी भी जरूरी चीजें सारी अरेंज कर रहा हूं भी हो सकता है ना। तो आई एम अरेंजिंग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव अरेंज्ड भी हो सकता है कि प्रोग्राम के लिए जितनी भी जरूरी चीजें मैं सारी अरेंज कर चुका हूं। बिल्कुल सही है। अगला देखो, आई अरेंज्ड, प्रोग्राम के लिए जितनी भी जरूरी चीजें सारी मैंने अरेंज की, है ना, सारी मैंने अरेंज की। चारों ही सही है। देखो कोई भी सेंटेंस आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो जब तक गलत नहीं है जब तक आपके पास कोई हिंट नहीं है, वो चारों ही सही लिखिए। देखो इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इस सेंटेंस में यहाँ कुछ भी लिखा होता तो इसमें कोई एरर नहीं होती। अब देखो, अब आप थोड़ा सा समझो असली खेल है किस चीज का। असली खेल को याद करना होता है, उसको छोड़ के बच्चे सब कुछ याद करते रहते हैं। अगर पीछे यस्टरडे लिखा होता, अगर पीछे क्या लिखा होता, यस्टरडे, कट गए दोनों ऑप्शन, कट गया ये ऑप्शन, कौन सा बचा, अरेंज्ड। सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, अरेंज्ड, है ना, यही बचेगा। अब देखो अगर मान लो यस्टरडे ना लिखा होता और टुमारो लिखा होता, अब क्या होता, अब ये विल बी वाला सही होता, ये सारे कट जाते, सारे कट जाते, विल बी अरेंजिंग होता, आई विल बी अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटेरियल फॉर द प्रोग्राम। अब क्या होता, विल बी अरेंजिंग सही होता, क्यों, पीछे टुमारो लिख दिया। सारा खेल उस पीछे लिखे हुए हिंट का है ना, वो ये हमें बताएगा कि हमें आगे चलना कैसे है ना। अगला देखो, अगर मान लो यहाँ NOW नाउ लिखा होता, NOW नाउ लिखा होता, तो ये कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता, बचा क्या, आई एम अरेंजिंग, है ना, आई एम अरेंजिंग ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर द प्रोग्राम। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ जितनी भी जरूरी चीजें प्रोग्राम के लिए वो सारी, है ना। अब देखो अगर मान लो यहाँ लिखा होता सो फार, क्या लिखा होता, सो फार, सो फार का मतलब अभी तक, है ना, तो क्या आता, हैव अरेंज्ड आता, आई हैव अरेंज्ड ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर ऑल द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम के लिए जितनी भी जरूरी चीजें मैं सारी अरेंज कर चुका हूँ। बस देखो ये सही हो जाता। देखो बस मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि जो पीछे लिखे जो छोटे-छोटे हिंट होते हैं ना, सारा खेल उन्हीं का है। सारा खेल किसका है? सारा खेल उसी का है और बच्चे उसको थोड़ा-सा ध्यान से नहीं देखते हैं। सारा खेल एक उसी हिंट का है जो इसके पीछे लिखा मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, है ना? जो पीछे हिंट लिखा होता है ना, वो एक्चुअली में टाइम होता है। वो क्या होता है? टाइम होता है। देखो टुमारो टाइम था, यस्टरडे टाइम था, सो फार टाइम है। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखते हैं, है ना? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, समय बहुत बलवान है। बोला था ना समय बहुत बलवान है, इसका मतलब समय कभी नहीं बदलेगा, समय के अकॉर्डिंग टेंस बदलता जाएगा। समय के अकॉर्डिंग टेंस बदलता जाएगा, समय नहीं बदलेगा, है ना? अगला देखो, समझे आप लोग थोड़ा? उन हिंट्स को अच्छे से याद करना सीखो ना, मैंने आपको खूब पढ़ाया। अगला देखो, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा। आगे देखो, वी शैल प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो, कल हम क्या करेंगे, एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हो कि वी शैल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच टुमारो, कल हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे होंगे। तो कोई गलत नहीं होगा ना, सब कुछ ये सही है। जो सिखाने की चीज होगी मैं सिखा दूंगा। अब देखो हिंट्स आ गए, क्या लिखा है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुमारो, नेक्स्ट या फिर फ्यूचर का टाइम। यानी कि इन दोनों शब्दों के साथ एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ अगर टुमारो लिखा हो, फ्यूचर का कोई भी टाइम लिखा हो, नेक्स्ट वीक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो फिर टेंस कौन सा यूज करेंगे, विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई, विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी। ये बी क्यों लिखते हैं मैंने आपको समझाया, वी वन आई एन जी क्यों लिखते हैं समझाया, विल शैल क्यों लिखते हैं समझाया, है ना। अब देखो ये छोटे छोटे एरर देखो, वी शैल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच एट दिस टाइम टुमारो, इस समय, कल, आने वाला कल है उसकी बात कर रहा है, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल हम क्या कर रहे होंगे, हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे होंगे। बस अगला देखो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम इस समय, टुमारो कल, यू विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, आप क्या कर रहे होंगे, ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। अगला देखो, वी विल बी वॉचिंग ए मूवी इन पीवीआर ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे हम क्या कर रहे होंगे, हम पीवीआर में मूवी देख रहे होंगे। ट्राई टू कॉल बिफोर 8 o'clock, क्या कोशिश करो, 8 बजे से पहले फोन करने की कोशिश करो। ट्राई टू कॉल बिफोर 8 o'clock, क्यों, आफ्टर दैट, उसके बाद कहते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद वी विल बी वॉचिंग द मैच, हम मैच देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग द मैच, हम मैच देख रहे होंगे। अगला देखो, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, इस समय अगले महीने, आई विल बी लिविंग इन मैड्रिड, मैं मैड्रिड में रह रहा हूँ, है ना, मैड्रिड क्या है, स्पेन की राजधानी ना। एट दिस टाइम,
नेक्स्ट ईयर यू विल बी सिटिंग इन योर ऑफिस। इस समय अगले साल आप कहाँ बैठे होगे? अपने ऑफिस में बैठे हुए होगे। मेहनत करोगे तो जरूर बैठे बैठे मिलोगे ना। आगे चलते हैं, देखो तो दो सीख लिए हमने, फ्यूचर सिंपल और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो इसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल या फिर शैल। ठीक है सर। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। यस सर, है ना। और हैव के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। खत्म हो गया। विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल के बाद हैव, देखो विल शैल के बाद परफेक्ट के लिए हैव आएगी, विल शैल के बाद हैव लिख दी, और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हैव ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी। और हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बिल्कुल सही हो गया ना। यही इसकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। थोड़ा सा इस साइंस को समझना कि हैव क्यों लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल, आप समझ जाओगे सारा खेल। इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा ना, काम भविष्य में पूरा हो चुका होगा। काम क्या हो चुका होगा? भविष्य में, इन फ्यूचर काम पूरा हो चुका होगा। देखो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, और क्या फिर कर लिया होगा, है ना। विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होती है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। देखो अफर्मेटिव नाम की टेंशन मत लो, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हो। देखो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, हैव प्लस होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज सिलेबस। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज सिलेबस। वो अपना सिलेबस पूरा कर चुका होगा। अगला देखो इंटरोगेटिव। मैं आपको इतनी बार बोल चुका, कभी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल को आगे लिख दिया, फिर लिख दिया सब्जेक्ट। विल वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस। क्या हम अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे? भविष्य की बात कर रहे हैं ना, क्या हम अगले मतलब नेक्स्ट मंथ तक अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, है ना। आगे देखो नेगेटिव। नेगेटिव बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो। क्या लिखा देखो, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई स्टडीज। मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुका होऊंगा। कब? अगले साल दिसंबर तक तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, मतलब अगले साल दिसंबर तक तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुका होऊंगा, हो सकता है मुझे 6 महीने और लगे। आगे देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने आपको बहुत बार बताया, सेंटेंस को कभी भी इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है ना। ये लिख दिया, विल या फिर शैल फिर सब्जेक्ट। विल इंडिया नॉट हैव प्रोग्रेस्ड, है ना। क्या भारत बहुत तरक्की नहीं कर चुका होगा? आगे चलो देखो हिंट, देखो क्या आएगा इसमें। ये देखो इसके अंदर बहुत काम की हिंट। क्या हिंट है? रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? बाय दिस टाइम, इस समय तक, है ना, इस समय तक। बाय द एंड, अंत तक। और बाय टाइम मतलब समय तक, या फिर कोई टाइम की बाउंड्री है, मतलब ना टाइम की कोई मतलब वो लिमिट है ना, बाय टाइम। इसके साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट तो होता ही है, वो तो आई हो, वी हो, दे हो, शी हो, ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो सेंटेंस क्या लिखा है? शी हैज रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अब अगर ये ना होता ना, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, तो फिर क्या होता? शी हैज रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 नॉवल वो पढ़ चुकी है। पढ़ चुकी है, बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस, है ना। बट दिक्कत कब हुई? जब आपने पीछे ये जोड़ दिया ना, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, यानी कि छुट्टियां खत्म होने तक। छुट्टियां खत्म होने तक वो क्या कर चुकी होगी? वो 4 प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 प्ले पढ़ चुकी होगी, है ना। पढ़ चुकी होगी। होगी के लिए क्या लिखेंगे? ही विल हैव, ही विल हैव रेड, he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। आगे चलो, by this time next year, इस समय, अगले साल, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक क्या हो चुका होगा? पढ़ के देखो, रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री फ्रॉम कॉलेज। रमेश कॉलेज से अपनी डिग्री ले चुका होगा। कब? अगले साल इस समय तक। बात फ्यूचर की हो रही है, और एक क्या है? एक लिमिट है टाइम की ना, इस समय तक रमेश क्या कर चुका होगा? रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री फ्रॉम दी कॉलेज। ठीक है जी, आगे चलो। यू विल हैव लर्न इंग्लिश, है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल हैव लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख चुके हो, है ना। आगे चलो देखो, आई विल रीच होम बाय 4 o'clock। बाय 4 o'clock
4 बजे तक मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, है ना। 4 बजे तक, तक बोला है ना, 4 बजे तक मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। तो विल रिच नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ। आई विल हैव, आई विल हैव रीच्ड माई होम बाय 4 o'clock, है ना। आगे चलो, बाय 2025, 2025 तक क्या हो चुका होगा। यू विल हैव बिकम एन आरएस ऑफिसर, आप एक आरएस ऑफिसर बन चुके। बाय 2025, 2025 तक आप एक आरएस ऑफिसर बन चुके होंगे, है ना। सही लिखा है क्या सेंटेंस, बिल्कुल पढ़ के देखो अच्छे से। एक छोटी सी गलती की है, विल ठीक है, हैव भी ठीक है, बट ये बिकेम लिख दिया। देखो बिकेम नहीं आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकम होती है। यू विल हैव बिकम एन आरएस ऑफिसर। आगे चलो देखो, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक क्या हो चुका होगा। वी, गलत लिख दिया ना पूरा ये तो, क्या लिखना पड़ेगा। वी हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा, सॉरी, वी विल, वी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे। क्या याद रखना है, बाय द एंड, बाय दिस टाइम, और बाय के साथ कोई भी टाइम लिखा हो तो क्या आएगा, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और आप थोड़ा बहुत इनको 5-7 बार पढ़ोगे ना, ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट में थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने और सिखा देंगे आपको कि कैसे क्या पढ़ना। आगे चलो देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक क्या हो चुका होगा। डॉक्टर स्वामी विल रिटर्न नहीं आएगा, देखो डॉक्टर स्वामी विल हैव रिटर्न, डॉक्टर स्वामी विल हैव रिटर्न ए न्यू आर्टिकल, डॉक्टर स्वामी एक न्यू आर्टिकल लिख चुके होंगे, कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आगे चलो देखो, हैरी विल हैव प्लांटेड ऑल द सैपलिंग्स इन द गार्डन बाय 4 PM, शाम को 4 बजे तक हैरी क्या कर चुका होगा, सारी जो पौधे होती है ना, पौध, जो किसी पेड़ की छोटी पौध होती है उसको बोलते हैं सैपलिंग्स, सारी सैपलिंग्स प्लांट कर चुका होगा, यानी कि सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, अब ये जो रूल नंबर 2 लिखा है ना, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, बट आपको पता नहीं है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। ये एक्चुअली में वैसा ही है कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। ये देखो, एक विल लिखा है, एक शैल लिखा है, एक विल लिखा है, एक शैल लिखा है ना, और इस बिफोर के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है ना। इसके साथ, बिफोर के साथ कभी भी क्या नहीं आता है, विल या फिर शैल। मैंने आपको पढ़ाया था, देखो बिफोर के साथ कभी भी विल शैल नहीं आएगा, क्योंकि ये कंजक्शन है। एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड लिखोगे तो गलत हो जाएंगे। ये एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक इसके साथ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। और जब आप ट्रांसलेशन करने बैठोगे ना, तो आप लिखोगे, तो गे, देखो, ऑल द प्लांट्स बिफोर आई रिटर्न, मैं लौटूंगा उससे पहले क्या हो चुका होगा। देखो दो, हिंदी में 2 बार फ्यूचर आएगा। मैं लौटूंगा, आई विल रिटर्न, बिफोर आई विल रिटर्न, मेरे लौटने से पहले, मेरे लौटने से पहले, मैं लौटूंगा उससे पहले क्या हो चुका होगा। ऑल द प्लांट्स विल हैव ग्रोन, ये तो पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा देखो। देखो बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे पीछे के सेंटेंस में क्या आएगा, विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिफोर लिखा है, ये आई लिखा है, ये रिटर्न लिखा है, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पीछे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल द प्लांट्स विल हैव ग्रोन, उग चुके होंगे। वी, देखो घंटी बजेगी उससे पहले हम प्रिंसिपल से मिल चुके होंगे, घंटी बजेगी उससे पहले हम प्रिंसिपल से मिल चुके होंगे। इंग्लिश पता है आप क्या बनाओगे, आप ऐसे बना दोगे एग्जाम में, वी विल या फिर वी शैल हैव met the principal for the bell will, आप एग्जाम में ऐसे ही बना दोगे, वी विल हैव मेट द प्रिंसिपल बिफोर द बेल विल रिंग। आपने कितने विल लिख दिए, 2, सेंटेंस क्या हो गया, गलत। कौन सा हटाएंगे, जो कंजक्शन के साथ लिखा होगा वो, कौन सा, ये बिफोर के साथ ये लिखा है ना विल, इसको हटा देंगे। देखो अब सही हो गया, नहीं, द बेल, घंटी एक है, एक घंटे के साथ रिंग्स आएगा ना यहाँ, देखो वही सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है। ये बात मैं आपको इनडायरेक्टली पढ़ा चुका हूँ, बट एक बार और बता देता हूँ। बिफोर द बेल रिंग्स, वी विल हैव मेट द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल से मिल चुके हों, वी विल हैव मेट द प्रिंसिपल, है ना। आगे चलो देखो, ये लिखा है
आई विल हैव पास्ड ए फ्यू एग्जाम्स, मैं कुछ एग्जाम पास कर चुका होऊंगा बिफोर आई ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट होता हूँ उससे पहले मैं थोड़े बहुत एग्जाम तो पास कर चुका होऊंगा, जैसे एनडीए वेनडीए सीडीएस तो पास कर ही। अब देखो आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट टेंस बचा है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम कहाँ पहुंच गए, एकदम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा सब्र और रखना, धीरे थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा सारा खेल ना। लास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बनानी सिखाई थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी ना, विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी, मैंने आपको बनाना सिखाया था। बस बहुत सिंपल है, फ्यूचर मतलब विल शैल, परफेक्ट मतलब हैव, कॉन्टिन्यूस मतलब वी वन आईएनजी। अब हैव और वी वन आईएनजी को जोड़ने के लिए बीच में क्या लिख दिया, बीन, है ना। बस। कभी नहीं क्यों लिखा, क्योंकि देखो हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है जी। वी वन आईएनजी को चाहिए अपने से पहले बी की कोई फॉर्म, बी की ऐसी फॉर्म चाहिए जो थर्ड फॉर्म होती है, वो बी नहीं होती है, बस खत्म बात। ठीक है आप लोग, आगे देखो। इसके हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा, वह टाइम से कर रहा होगा, कर रही होंगी, कर रहे होंगे, इस पे समय जरूर दिया होगा, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा। बाकी ये टेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन ना के बराबर है ना। तो अगर ये ज्यादा ना समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई सब देखो, ना तो इसका कोई क्वेश्चन आएगा टेंस में, एक्टिव पैसिव में ये होता ही नहीं है, तो वहां भी इसका क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर है ना। तो इसको थोड़ा समझ लो, बट ना भी समझ में आए तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा इससे। सब्जेक्ट विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इस बात को जरूर याद रखना, हम हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख देते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, नोट लिख देते हैं, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो नेगेटिव में तो क्या कर दिया, विल शेल के बाद नोट लिख दिया, इंटरोगेटिव में क्या कर दिया, विल शेल को आगे लिख दिया। अब बच गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे और बाद में नोट लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद, बस। आगे चलो देखो, इसके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बहुत 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 कम संभावना। थोड़ा सा पढ़ लो बट फिर भी कोई बात नहीं। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, वह 6 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है, अगला देखो। ही एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, क्या क्या लिखेंगे बताओ, ही एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, क्या बनाएंगे इसकी, ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सही है। आप इसकी जगह हैड भी लिख सकते हो, ही हैड बीन, ही हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स भी सही है। और क्या लिख सकते हो, ही विल हैव बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स, कुछ भी लिख दो, तीनों ही सही है, कुछ भी लिख दो, तीनों ही सही है। अगर इसके पीछे टुमारो लिख दोगे तो फिर सिर्फ क्या सही होगा, विल वाला। इसके पीछे आप यस्टरडे लिख दोगे तो फिर क्या सही होगा, सिर्फ पास्ट वाला। इतनी छोटी तो अब आप पहचान कर लोगे अपने आप ना, इतना टेंस आपने पढ़ाई, इतनी छोटी पहचान तो आप खुद कर लोगे। अगला देखो, ही हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल फॉर 2 आवर्स व्हेन आई केम। अब यहाँ हेड क्यों लगाया, पूछो सर क्यों, क्योंकि पीछे हिंट मिल गया आपको, व्हेन आई केम, जब मैं आया। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, केम वर्ब की कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, यानी कि पास्ट का हिंट मिल गया, तो फिर क्या लिखेंगे, हेड लिख देंगे बस। यहाँ लिखा होता व्हेन आई विल कम, आई विल तो कम हो ही नहीं सकता ना, तो छोड़ो। पास्ट मिल गया तो फिर क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, सॉरी पास्ट सिंपल मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, पास्ट में लिख देंगे हेड। आगे देखो, ही गेट्स टू नो, उसे पता चलता है, दैट आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, है ना, उसे पता चलता है मैं कितने घंटे से पढ़ा रहूंगा, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आगे देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर्स, मैं इस कॉलेज में 19 साल से पढ़ा रहूंगा, कल, इस साल के अंत तक। अभी नहीं, अभी तो मैं 18 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, बट ये साल जब खत्म होएगा तब मुझे इस कॉलेज में पढ़ाते हुए कितने साल हो जाएंगे, 19 साल। आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर, है ना। अगला देखो, बच्चा सुबह से कमरे में रो रहा होगा, द चिल्ड्रन, द चाइल्ड लिखो, द चाइल्ड कमरे में नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन विपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। आगे चलो देखो, हाँ तो जी, आपका जो टेंस है ना वो पूरा खत्म हो गया,
वो क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब आप क्या करना, टेंस को एक बार दोबारा से पढ़ना और जो जो हिंट पॉइंट बताए ना उनको कॉपी में एक पेज पर नोट कर लेना एक जगह, जैसे ऊपर लिखना प्रेजेंट या फिर पास्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो आपकी कॉपी का एक ही पेज भरेगा, सारे रूल लिखे जाएंगे उसके अंदर, सारे हिंट आ जाएंगे उसके अंदर, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा एक पेज में। रिवाइज करना हो 10 मिनट लगेगी, 5 मिनट लगेगी बस, है ना। तीनों टेंस पूरे करा दिए। अब इतना टेंस पढ़ाने के बाद भी थोड़ा बहुत मिसलेनियस रह जाता है जहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको पढ़ा। अभी अभी जाना नहीं है, अभी पूरी सब्र रखो, अभी तो सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं, बहुत कुछ बाकी है यार, है ना। तो अभी सीधे आप क्वेश्चन पे मत चले जाना, देयर इज मेनी थिंग्स येट टू बी टॉट, है ना। अभी पढ़ाए जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखो, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या होते हैं, वाई, व्हेन, whom, what, which, how, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, आप समझ गए कौन से वर्ड होते हैं, आप समझ गए। हाउ हो, वाई हो, जो डब्ल्यू एच फैमिली के जिनसे कोई सवाल पूछा जाता है ना, वाई, वाई ऐसे, क्यों, क्या, क्यों ऐसे, हाउ मतलब कैसे, है ना, ऐसे वर्ड होते हैं, सब क्या होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। अब देखो रूल क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में कौन आ जाए, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, अगर सेंटेंस की शुरुआत में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया तो सेंटेंस क्या बन गया, इंटरोगेटिव। सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए इंग्लिश में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होता है। ये लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ये लिख दिया सब्जेक्ट। यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हो और सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क हो, तो फिर क्या करना होता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना होता है ना, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये एक बात। दूसरी बात ये है कि सोचो चलते चलते सेंटेंस में बीच में कौन आया, डब्ल्यू एच वर्ड आया। चलते चलते सेंटेंस में बीच में कौन आया, डब्ल्यू एच वर्ड आया, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड आया और उसके देखो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है। अब ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, और जब तक सवाल ना पूछा जाए तब तक इंटरोगेटिव नहीं बनता है, और अगर इंटरोगेटिव नहीं बनता है तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट जो आगे सेंटेंस चल, समझे। अगर सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर चलते चलते बीच में कहीं डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब देखो, आई डोंट नो, सेंटेंस कहीं और से पढ़ते आए हम, आई डोंट नो। अच्छा वेयर, चलते चलते बीच में कौन आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। चलते चलते बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ गया और पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ, इसका मतलब सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है। अगर सवाल नहीं पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं लिखेंगे, तो इस कुड को काट के कहाँ लिखो, सब्जेक्ट के बाद लिखो, वेयर ही कुड हैव गॉन अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं पता कि वो इतनी सुबह कहाँ गया है। ये देखो, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, तो मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। मैं आपसे बोलूं कि वो कहाँ गया है, तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, आई डोंट नो योर नेम, है ना। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, तो मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। समझे आप बात। तो लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और जब तक इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो तब तक हम हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं लाएंगे सब्जेक्ट से। तो इस कुड को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अगला पढ़ो देखो, व्हेन, इंटरोगेटिव मार्क की गलत टाइप हो गया है, यहाँ फुल स्टॉप है। व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज कुक, देखो इस व्हेन के तो दो मीनिंग होते हैं एक्चुअली में, व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। ये व्हेन जब वाला है, जब, व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज कुक इन दैट किचन, जब उसको अपना कुक किचन में नहीं मिला, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। अब पीछे देखो इंटरोगेटिव मार्क नहीं है ना, इंटरोगेशन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड चलते चलते बीच में आया, अगर चलते चलते बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इस हेड को उठा के पीछे लिखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। चलते चलते बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, वेयर ही हैड गॉन। आगे देखो, व्हाट, शुरू में कौन आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है। यानी क्या होगा, सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जाता है तो क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो ये लिखो, हैव को यहाँ लिखो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप क्या कर रहे हो, बस। आगे चलो देखो, आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के से पूछा। चलते चलते बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, वेयर, चलते चलते बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, ऊपर देखो सब्जेक्ट आएगा। तो ये वॉज नहीं आएगा, इस वॉज को उठा के मैरिसोल के बाद रखो, वेयर द मैरिसोल वॉज। चले आगे, ये तो हो गया रूल नंबर 1।
अब ये रूल नंबर 2 देखो, एक कभी-कभी हम लगाते हैं फॉर, कभी-कभी लगाते हैं हम सिंस। सिंस का यूज़ कब करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, देखो सिंस में आई के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है ना, यानी कि सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। अच्छा देखो 5 आवर्स लिखा हो, 5 आवर्स लिखा हो, तो क्या लिखेंगे? फॉर, क्योंकि 5 घंटे क्या है? अवधि है। 5 घंटे समय की अवधि है, पर शाम के 5 बजे तो समय का पॉइंट है। 5 घंटे अवधि है। 30 मिनट ये भी एक अवधि है समय की। मैनी डेज़ बहुत सारे दिन भी क्या एक समय की अवधि है। और देखो ए फ्यू मंथ्स कुछ महीने भी एक समय की क्या है? अवधि है। और देखो सेवरल वीक्स अनेक सप्ताह भी क्या है? एक अवधि है। 10 इयर्स भी एक समय का पीरियड है, देखो अवधि है। और देखो एजेस मतलब सदियाँ, दशकों ऐसे मतलब ऐसे है ना? ये देखो। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक एग्जैक्ट 5 ओ क्लॉक की बात कर रहा है। 5 ओ क्लॉक ये क्या है? समय का पॉइंट है। 6 पीएम समय का पॉइंट है। समय का पॉइंट है। मंडे समय का पॉइंट है ना? मंडे। संडे समय का पॉइंट है। जनवरी समय का पॉइंट है। ये टाइमलाइन है, इसमें कहीं ये संडे आया, ये जनवरी आई, ये मंडे आया, ये ऐसे आया। लेकिन इसमें कहीं 5 घंटे आए क्या? है कोई ऐसा जगह आप ऐसे 5 घंटे बना सको? नहीं बना सकते ना टाइमलाइन पे 5 घंटे तो कहीं। हाँ, 5 बजे बना सकते हैं, संडे को लिख सकते हैं, मंडे को लिख सकते हैं, जनवरी को लिख सकते हैं, ऐसे लिख ही सकते हैं, उसके तो पॉइंट है वो तो। और किसको देखो, सर्दियाँ, विंटर्स के लिए पॉइंट है, समर्स के लिए पॉइंट है, बट आप 10 डेज़ के लिए पॉइंट बनाओ या नहीं बन पाएगा। आप 10 दिनों के लिए पॉइंट बनाओ, नहीं बना पाओगे, क्योंकि 10 दिन का पॉइंट कुछ होता ही नहीं। हाँ, समर के लिए कि जो समर कौन-सी सब 2024 वाली समर है, तो उसके लिए पॉइंट ये लाइन होगी, है ना? सबके लिए हो सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, डाउट होता है मेरे से फिर पूछना ना, अच्छे से क्लियर कर दूँगा। अब देखो फरवरी और क्या लिखा है जुलाई 2009, 2015 ये देखो टाइमलाइन है, इसमें कहीं 2009 आया होगा, 2015 आया होगा, उसके लिए आप एक पॉइंट बना सकते हो। विंटर है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, यस्टरडे है, बर्थ है, चाइल्डहुड क्या है? बचपन है किसी का, इसको ज़रूर याद रखना। या फिर पास्ट का कोई भी इवेंट है, या फिर पास्ट का कोई भी इवेंट है ना? इन सभी के साथ किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। और देखो अब ये थोड़ी-सी आप अच्छे से नोट करना। एक तो लिखा है लास्ट डे, क्या लिखा है? लास्ट डे। लास्ट डे के साथ आप लिखोगे सिंस। लास्ट मंथ के साथ लिखोगे सिंस। लास्ट ईयर के साथ लिखोगे सिंस। बट अगर लिखा हो ना लास्ट ए मंथ, या फिर लिखा हो लास्ट ए डे, इसके साथ लिखोगे फॉर। अगर लिखा हो लास्ट ए डे तो लिखोगे फॉर। लास्ट डे लिखा हो तो लिखोगे सिंस। लास्ट मंथ लिखा होगा तो लिखोगे सिंस। लास्ट ए मंथ लिखा होगा तो लिखोगे फॉर। लास्ट ईयर लिखा होगा तो लिखोगे सिंस। लास्ट ए ईयर लिखा होगा तो लिखोगे फॉर, है ना? और देखो ए लॉन्ग टाइम लिखा हो, ए शॉर्ट टाइम लिखा हो, है ना? इनके साथ क्या लिखेंगे? यानी कि आर्टिकल अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना ये से, तो फॉर लिखना है आपको। समझा? अभी इतना 2 मिसलेनियस पॉइंट पढ़ा है, तीसरा पढ़ते हैं देखो। तो थोड़ी सी है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। ये एक टेंस की टेबल है। ये क्या है? टेंस की टेबल है। ये थोड़े से मिट गए। यहाँ लिखा था प्रेजेंट, यहाँ लिखा है पास्ट, यहाँ लिखा है, और ये बॉक्स बने हुए हैं। अच्छा बॉक्स तो आप पहचान लोगे कौन सा किसका? देखो ये प्रेजेंट के सारे बॉक्स, ये पास्ट के हैं, ये सारे प्रेजेंट के, सारे पास्ट के, सारे फ्यूचर के, है ना? सीधे ब्लॉक है, सीधे सीधे मतलब कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं। देखो क्या गड़बड़ हुई? कोई नहीं, चलो अब देखो, अब देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब के चार्ट इसलिए बनाया आपको इजीली याद हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या फिर डज। कब आएगी? देखो ऐसे ऐसे पॉइंट बना के इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कि सेंटेंस के नेगेटिव होने पर, सेंटेंस के नेगेटिव होने पर देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी कब? डू या फिर डज कब आएगी? उसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेंटेंस के नेगेटिव होगा तब आएगी, या फिर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब आएगी। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती है ना। और देखो डू और डज के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या फिर डज। फिर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड कॉलम किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? इज एम आर होगा, और क्या होगा? वर्ब की कैसी फॉर्म होगी? वी वन प्लस। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ इसका
अब बनाओ, देखो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट लिखा है और परफेक्ट लिखा है, तो क्या आएगा, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है तो क्या आएगा, V1 प्लस, इतना तो आएगा भाई, परफेक्ट लिखा है तो हैव आएगा, प्रेजेंट लिखा है तो हैव आएगा, और कॉन्टिन्यूस लिखा है तो V1 ING आएगा। अब इनको कहो सर जोड़ो, इनको कैसे जोड़े, हैव के बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और V1 ING से पहले चाहिए बी की थर्ड फॉर्म, ये सॉरी बी की कोई भी फॉर्म, तो वी की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो थर्ड फॉर्म भी होती है और बी की फॉर्म भी होती है, वो है बीन, हैव बीन V1 प्लस ING। बस ये लिखा है ना, देखो हैज या फिर हैव प्लस V1 प्लस ING, बस खत्म हो गई बात। और इसके साथ क्या यूज होता है, इसके साथ सिंस या फिर फोर का भी यूज होता है ना, सिंस और फोर कब कब यूज करते हैं मैंने थोड़ा आपको पढ़ाया, सिंस कब लगाना है और फोर कब लगाना है। आगे देखो, पास्ट, पास्ट में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, डिड के साथ वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, है ना। हेल्पिंग वर्ब डिड कब लगाएंगे, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब, या फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा तब, हमेशा नहीं लगाना है। अब ऐसे नहीं लिख देना ही, ये बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देना ही डिड प्ले, ही डिड प्ले, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है ना तो लिखना है आपको डिड, ही डिड नॉट प्ले, तब लिखना है। ही डिड प्ले नहीं लिखना है, डिड को हटाओ यहाँ से, ही प्लेड लिखो इसको तो सीधा, और सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब, डिड ही प्ले, बस ऐसी बात है ना। ऐसे के बाद देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वॉज या फिर वर्ब प्लस V1 प्लस ING। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, पास्ट है और परफेक्ट है तो क्या आएगा, हेड, हैव तो नहीं आ सकता ना क्योंकि पास्ट है, तो लिखेंगे हेड। परफेक्ट है तो क्या लिखा, हेड। कॉन्टिन्यूस है तो क्या लिखा, V1 ING। हेड को और V1 ING को जोड़ो, इसको, इसको जोड़ो, हेड को और V1 ING को जोड़ो। देखो कैसे जोड़ेंगे, हेड को तो चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, V1 ING को चाहिए बी की कोई फॉर्म, तो ऐसी कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है बीन, लिख दो बीन, है ना, हो गया। देखो हेड बीन प्लस V1 प्लस ING, और ये क्या लिखा है, सिंस या फोर प्लस टाइम, यानी कि सिंस या फोर कुछ लिख के पीछे क्या लिखा होगा, टाइम। अब सिंस कब लगाना है, फोर कब लगाना है आपको आता है, आपको सिखाया मैंने, एक बार और अच्छे से देखना आप समझ जाओगे। फ्यूचर देखो, फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, V1 प्लस ING। अब विल शैल को और V1 ING को जोड़ो, किससे जोड़ेंगे, बी से जोड़ेंगे, जोड़ दिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर लिखा तो क्या लिखेंगे, विल या फिर शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आएगी ना, क्योंकि विल शैल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो लिख देंगे हैव। अब परफेक्ट नाम है तो हैव लिख देते, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी मैंने आपको सिखाया था, विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, हल्का सा और बचा है बस थोड़ा सा, 5 मिनट का, कोई ज्यादा मतलब मुश्किल है ना। बस लास्ट एक दो स्लाइड और बची, इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही मतलब बताता हूँ। एक वर्ड हमने पढ़ा था शेल्डम, क्या पढ़ा था, शेल्डम। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, लगभग ना के बराबर कोई काम करना। लो फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, लगभग ना के बराबर। लगभग ना के बराबर कहने का मतलब है कि दो चार वीक में, 2-4 वीक में एक बार क्लास जाना। 2-4 वीक में क्या करना, एक बार ही क्लास जाना, ना सोचो महीने में एक ही दिन क्लास जा रहा है बंदा, ये क्या है, शेल्डम है, मतलब ना के बराबर क्लास जा रहा है। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बहुत ज्यादा, यानी कि एक वीक में ही मतलब 4 बार क्लास जाना, एक वीक में 4 बार क्लास जाना, और एक 4 वीक में एक बार क्लास जाना। देखो 4 वीक में यानी कि एक महीना 4 वीक में एक बार क्लास जाना तो शेल्डम, ना के बराबर क्लास जा रहा है यार बंदा, 4 वीक में एक बार जा रहा है, ना के बराबर ही है। 7 चौक 28, 28 दिनों में से एक दिन जाता है, 27 दिन छुट्टी रखता है, तो वो तो ना के बराबर है, वो शेल्डम है। ऑफन क्या होता है, एक वीक में 4 बार क्लास जाना, वो क्या है, ऑफन है, मतलब अक्सर जा रहा है, डेली तो नहीं जा रहा पर जा रहा है, अक्सर जा रहा है ना, मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज जा रहा है ना, हाई फ्रिक्वेंसी है। तो बस ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, मैं मतलब आपको ऐसे बता दूं, आपके ट्रांसलेशन करो में बहुत यूज होगा ये। दे शेल्डम गो देयर ऑन फुट, वे कभी कभार ही पैदल जाते हैं वहां। दे ऑफन गो देयर ऑन फुट, वे अक्सर वहां पैदल जाते हैं, है ना, अक्सर मतलब बहुत, जब भी जाते हैं तो मतलब अक्सर जाते ही रहते हैं वहां। आगे देखो पॉइंट नंबर 5, आपने दो एवरीडे देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो होता है एवरीडे, एक होता है एवरीडे, और एक होता है एवरी और डे। एक होता है एवरीडे, दोनों एक साथ लिख दिए, एक लिख दिया एवरी और डे। एवरीडे जब दोनों साथ लिखे होते हैं ना तो ये होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसका काम करता है, विशेषण का। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। ये क्या करता है, किसी की विशेषता बताता है। और एवरी अलग लिख दिया, डे अलग लिख दिया, इसका मतलब वो वाला एवरीडे होता है जो आप समझते हो, जो एवरीडे आप समझते हो। एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन,
वो डेली वाला वो ये होता है, दोनों अलग-अलग लिखे होते हैं, एवरी अलग लिखा है, डे अलग लिखा है। एवरी डे दोनों एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है देखो, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण सा, कॉमन मतलब साधारण, ऐसे ही। मोनोटोनस मतलब उबाऊ, उबाऊ सा ना ऐसे। अब देखो थोड़ा एग्ज़ाम्पल पढ़ो, आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है? आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। मैं डेली इंग्लिश पढ़ता हूँ, प्रत्येक दिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसके लिए ये एवरी डे लिखना पड़ेगा आपको, एवरी अलग लिखना पड़ेगा, डे अलग लिखना पड़ेगा। इसका मतलब प्रत्येक दिन है। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। अगला देखो, इवन दो, इवन दो का मतलब हालांकि, ठीक है जी। ही हैड वन दी लॉटरी, इवन दो हालांकि उसने लॉटरी जीती थी या जीत चुका था। इट हैड नॉट चेंज्ड, फिर भी उसने क्या नहीं बदला, हिज एवरीडे लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसने नहीं बदला। ये एवरीडे लाइफ अलग है, ये एवरीडे अलग है, ये प्रत्येक दिन है। ये क्या है, उसकी जो रोजमर्रा की जो उबाऊ जिंदगी थी, जो साधारण जिंदगी थी, उसने उसको नहीं बदला। शी कम्यूट्स फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव। कम्यूट्स क्या होता है, जो लोग डेली आते जाते हैं ना, एक फिक्स ही रूट पे, वो कम्यूटर होते हैं, कम्यूट्स है ना। नोएडा टू गुड़गांव एवरी डे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन के लिए क्या लिखेंगे, एवरी अलग, डे अलग। अगला देखो, स्कूल इज एन एवरीडे इवेंट। स्कूल क्या बन चुका है, ये तो रोज का काम है यार। रोज का काम जो है वो क्या है, एवरी और डे दोनों मिला के एवरी डे, यानी कि मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, बहुत उबाऊ, बोरिंग। बोरिंग होता है ना, बहुत ही बोरिंग काम होता है ना। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप हल्का फुल्का समझने की कोशिश करना, ऐसे समझ जाओगे धीरे धीरे ना। तो इसी के साथ आप लोगों का टेंस तो पूरा खत्म हो गया। इतना ही था, मतलब जो जितना हो सकता था ना, ये देख लो, मैंने आपको ये एवरीडे ये तक सेल्डम ऑफन भी पढ़ाया, तो यानी कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आपको पूरा टेंस पढ़ाया, जो आपके एग्जाम के लिए काम का है ना, मैंने उतना आपको ए टू जेड चीजें पढ़ाई है। अब देखो, हमने अब तक जो भी पढ़ा है, हमने अब तक जो भी पढ़ा, उसके ऊपर आरपीसी ने आज तक कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनको देखते हैं, है ना। देखो, मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई है ना, नहीं भी, ये बहुत ही मैंने रिसर्च से निकाली है। मैं अब देखो, अब आरपीसी 2021 की कॉपियां दे रही है बच्चों को ना, कि आरटीए लगाओ और कॉपी ले लो। अब आप मानोगे नहीं, मैं लोगों को एडवांस बुक कर चुका हूँ कि यार भैया या दोस्त या फिर कोई भी मतलब मेरा जानकार है, कि यार आपकी कॉपी जब आए ना, मुझे पेपर 4 की इंग्लिश की कॉपी दे देना आप, है ना। चाहे फोटो खींच के दे देना, चाहे पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेके दे देना, मुझे प्लीज कॉपी दे देना। मैं ऐसी कम से कम 100-200 कॉपी पढ़ूंगा, है ना। आंसर पढ़ूंगा उनके, कि इन बच्चे ने आंसर क्या लिखा है और आरपीसी ने उसपे कितने नंबर दिए हैं, है ना। आरपीसी का माइंडसेट क्या है आंसर देने का, मतलब सॉरी नंबर देने का ना। तो यार इतना, उसके बहुत टाइम लगता है उन सब चीजों में ना, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या आरपीसी को अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, क्या बच्चा लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। वो भी कम से कम भी आपको सच बताऊं, 100 कॉपी पढ़ने के बाद आपको सही से आइडिया लगेगा कि हाँ यार, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना। उस सारी चीज का निचोड़ निकाल के मैं आपको दे देता हूँ ना, जरा से 1 घंटे की वीडियो में आपको सिखा देता हूँ कि यार ये इसका निचोड़ है। अब देखो, आप फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो पूरा। अब देखो, हम क्या करेंगे, अब ये देखो, ये शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो आरपीसी ने पिछले सालों में जो पूछे हैं, वो मैं सब बना के लाया हूँ। वो सब आप देखो कि आरपीसी ने आज तक टेंस को लेकर क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं ना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कितना टेंस आपको पढ़ना है ना? कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखो, पहला ही पहला क्वेश्चन क्या था? डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड। मैंने आपको बताया था, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्क्रैच्ड नहीं आ सकता। क्या लिखो, स्क्रैच। डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड, ये 2021 में आया था। देखो, माई आंट वॉज वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। ये मैंने आपको व्हेन वाले टाइम पढ़ाया था, कि एक क्या होता है, टाइम टेकिंग एक्शन होता है, बैकग्राउंड एक्शन होता है, एक क्या होता है, इंस्टेंट एक्शन होता है। एक समय में काम चलता है, काम शुरू होता है, काम खत्म होता है, उसके दौरान बीच में कहीं एक काम और होता है। तो आंटी ने यहाँ घूमना शुरू किया, यहाँ तक घूमी, 7 बजे घूमना शुरू किया, 8 बजे तक घूमी, उसके दौरान बीच में मैं कहीं उससे मिलने आया, है ना। तो ये इतना लंबा जो काम है ना, ये तो क्या कॉन्टिन्यूस है। व्हेन माय आंट वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई मेट हर, है ना। आगे चलो, देखो, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग लिखने की वजह से अब ही इज टेकिंग नहीं होगा, क्या होगा, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। हर सुबह वो चाय पीता है। आगे देखो, आई विश, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कभी भी लिखा हो आई विश, वो इफ ओनली, है ना। ये सब कभी भी ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो उसके बाद कभी भी ये प्रेजेंट वाली चीजें नहीं आएगी। हैव नहीं आएगा, इज एम आर नहीं आएगा, है ना। क्या आएगा इसकी जगह, हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा आई विश में ना। तो देखो, ये क्या लिखना है आपको, पास्ट। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था, ये जितने भी काल्पनिक वाक्य होते हैं ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, इनमें पास्ट ही आता है। तो ये देखो, आई विश आई हैव नहीं होगा, आई विश आई हैड ए कार। मैंने आपको बताया भी था इफ वाले सेंटेंस में, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास एक गाड़ी होती। आई विश आई हैड ए कार, काश मेरे पास एक गाड़ी होती। क्या बोल रहा है, आई विश आई हैड ए कार। है आपको। आगे चलो, देखो,
व्हाट डिड दे स्टील, है ना, ये मैंने आपको इतनी बार बताया। देखो मैंने आपको कहा व्हाट, WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अब WH वर्ड के बाद कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो व्हाट डिड दे स्टील, है ना, ये लिख दिया। आप ऐसा भी बना सकते थे, व्हाट डू दे स्टील भी बना सकते थे, व्हाट डू दे, कोई गलत नहीं होता। वो क्या चुराते हैं और उन्होंने क्या चुराया, बात तो एक ही है ना। व्हाट डिड दे स्टील बना दो, व्हाट डू दे स्टील बना दो, एक ही बात है ना। बट आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। आगे चलो देखो और करते हैं क्वेश्चन थोड़े से। इन क्वेश्चन को देखो यार, बहुत अच्छे से सीखो, इन सब चीजों को, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अगला क्या देखो, शी इज लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, है ना। देखो अगर ये ना लिखा होता ना 4-5 years, तब तो सही था, शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अभी इंग्लिश सीख रही है, इसकी जानकारी क्या मिली, शी इज लर्निंग इंग्लिश। बट जैसे इसने पीछे 4-5 years लिख दिया ना, यानी कि मतलब वो 5 साल से इंग्लिश सीख रही है। अब देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से मैंने आपको पढ़ाया है, मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 years, है ना। तो शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये सेंटेंस। चले आगे, विथ वॉट विल यू सेटिस्फाइड, पीछे क्वेश्चन मार्क है, और देखो विथ को थोड़ा सा छोड़ भी तो WH वर्ड आ गया ना, पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है ना? अच्छा सॉरी, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें दो ये थोड़ी सी देखो, WH वर्ड है यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो क्या होगा, मैंने आपको हमेशा बताया, जब कभी भी इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखते हैं। तो ऐसे लिखो, विद वॉट विल, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, यू, है ना। अब देखो एक तो विल लिखा है और एक लिखा है सेटिस्फाइड, है ना। अब देखो ये एक्चुअली में सेंटेंस है पेसिव का, वो आपको मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप बस इतना सीख लो, बी सेटिस्फाइड होगा। एक्चुअली में सेंटेंस पेसिव का है, वो आपको अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना, वॉइस तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट कोई बात नहीं। बस इतना याद रखो कि यार वो हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे कब, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। कोई बात नहीं, ये पेसिव का सेंटेंस है, ये बाद में कर लेंगे, पेसिव पढ़ेंगे तो पेसिव भी तो पढ़ेंगे ना, तो ये बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो 2013 में क्या पूछा, दे 2013 में फिल इन द ब्लैंक आते थे, दे 4 hours, घंटों से, हाँ, आउटसाइड दी टिकट विंडो, मतलब घंटों से इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग का मतलब होता है इंतजार कर रहे हैं, पर घंटों से इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब दे हैव बीन वेटिंग, क्या लिखेंगे, दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो, कुछ भी लिख सकते हो, सही है। वे घंटों से टिकट विंडो के बाहर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बढ़ा सकते हो, वे घंटों से टिकट विंडो के बाहर इंतजार कर रहे थे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो, वो भी सही होगा। आगे देखो, आई विश, आई विश, काश, है ना। मैंने हमेशा इसके बाद बताया क्या आएगा आपको, हमेशा पास्ट टेंस आएगा। इस बी की फॉर्म देखो, इज होती है, एम होती है, आर होती है, वोज होती है, वर होती है, कौन सी बताई थी आपको, इज एम आर बताई थी नहीं, बी बताई थी नहीं, वोज बताई थी, कटवाई थी मैंने कहा वोज कभी नहीं होएगा। ही स्कॉल्ड्स मी एज इफ शी वॉज माई वाइफ, नहीं हो सकता है, मैंने आपको समझाया भी था, क्या होगा, शी वर माई वाइफ, है ना। आई विश आई वर दी क्वीन, है ना, तो क्या आएगा, ही वर, ही वर मोर सिंसियर एज फार एज हिज वर्क इज कंसर्न्ड। आगे देखो, शी ऑफन, ऑफन मैंने आपको भी पढ़ाया था 2 मिनट पहले, ऑफन, देखो मैंने आपको प्रेजेंट में भी पढ़ाया था, जब कभी भी ऑफन लिखा हो, ऐसा यूजुअली लिखा हो, फ्रिक्वेंटली लिखा हो, एवरीडे लिखा हो, डेली लिखा हो, तो क्या लिखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी रेस्ट, लेकिन शी तो सिंगुलर है, सी के साथ क्या आएगा, रेस्ट ना, क्योंकि देखो ही प्लेस होता है ना, वैसे ही शी रेस्ट, सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या करते हैं, ऐसे ये जोड़ देते हैं। आगे चलो देखो, खत्म हो गया, बस एक एक सेकंड को। 2012 में क्वेश्चन क्या आए थे देखो, द टैक्सी, इट इज टाइम टू लीव, इट इज टाइम टू लीव, मैंने आपको बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर जब कभी भी टू लिखा मिलेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने कहा था जब कभी भी टू लिखा मिलेगा तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या लिखा है देखो, इट इज टाइम टू लीव, जाने का समय हो चुका है, जाने का समय है,
अब ये बात करें टैक्सी की, अराइव मतलब पहुँच गई। अब जाने का समय हो चुका है तो टैक्सी आ चुकी होगी। टैक्सी आ चुकी होगी ना, या टैक्सी नहीं आ चुकी होगी, है ना? तो क्या लिखेंगे? द टैक्सी हैव अराइव्ड, टैक्सी आ चुकी है, आ चुकी है, टैक्सी आ गई है। हम घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं, चलो जाने का समय हो गया है, टैक्सी आ गई है। मैंने आपको बताया अगर सिर्फ गई होता है तो क्या लिखते हैं? पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन अगर आपने पीछे आ गया है या फिर आ गई है लिखते ही, ये है लिखते ही टेंस कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है ना? तो क्या लिखेंगे? टैक्सी हैज अराइव्ड, द टैक्सी हैज अराइव्ड, इट इज टाइम टू लीव। आगे चलो देखो, बैंक्स मोर मनी दीज डेज। मैंने आपको बताया था, देखो जब कभी भी दीज डेज होगा, नाउ डेज होगा, उसके साथ क्या लगाना है? इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। अब बैंक्स तो प्लूरल हो गया, बैंक्स प्लूरल हो गया तो क्या लिख देंगे? बैंक्स आर लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? उधार देना। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? उधार देना। बैंक्स, यहाँ लिख देता हूँ, देखो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना यार, ये थोड़ा काम नहीं कर। बैंक्स आर लेंडिंग, है ना, मोर मनी टू दीज, मोर मनी दीज डेज। चले आगे, आगे चलते हैं। देखो, शी with anger as is as she left the office, as she left the office। इस as का मतलब भी जब, ये जब वो ऑफिस से जा रही थी या जब वो ऑफिस से गई तो वो क्या कर रही थी? वो गुस्से से कांप रही थी, है ना? वो जब ऑफिस से गई तो गुस्से से कांप रही थी। she was shaking with anger। क्या लिखेंगे? she was shaking with anger as she left the office। आगे चलो देखो, इट इज हाई टाइम। मैंने बताया था इट इज हाई टाइम किस बात वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। तो गो की क्या हो गई? वेंट। इट इज हाई टाइम वी वेंट टू बेड। बस आगे चलो, ही सडनली रियलाइज्ड, उसको अचानक से रियलाइज हुआ। बात किसकी कर रहा है? पास्ट की। रियलाइज्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। इस सेंटेंस को अच्छे से समझना। देखो, तो सडनली रियलाइज हुआ, बात कर रहा है पास्ट की। ये है टाइमलाइन, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब देखो, उसको रियलाइज हुआ, यानी कि हम कब किसी और टाइम की बात करें कि उसको रियलाइज हुआ, है ना, उसको रियलाइज हुआ था, यानी कि बात रियलाइज कहीं पास्ट में हुआ था। ठीक है जी, अब रियलाइज क्या? उसके बाद देखो, दैट ही ए मिस्टेक इन कैलकुलेशन। सोचो उसने एग्जाम दिया होगा और उसने कैलकुलेशन में गलती कर दी और उसको रियलाइज बाद में हुआ। हमेशा बाद में ही होता है ना रियलाइज होना। तो उसको रियलाइज हुआ क्या? कि उसने एग्जाम में गलती कर दी थी, यानी कि गलती तो उसने उसके रियलाइज होने से पहले कर दी थी, है ना? देखो, अब पास्ट में दो काम हुए, एक तो ये काम हुआ, एक ये काम। ये तो है सिंपल पास्ट, उसको रियलाइज हुआ। और ये है पास्ट ऑफ पास्ट, ये तो पास्ट का भी पास्ट है ना, पास्ट ऑफ पास्ट, है ना? ये क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। और मैंने बताया था पास्ट ऑफ पास्ट किस में लिखा जाता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब बिफोर आफ्टर पढ़ाया था तो डॉक्टर के आने से पहले, है ना, डॉक्टर आया उससे पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर आया कहीं पास्ट में, उससे पहले मरीज मर चुका था, काम उससे भी पहले हुआ, तो वो क्या लिखते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भी लिखो, ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड ही हैड मेड ए मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन। उसने अपनी कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, उसको सडनली रियलाइज हुआ। चलो आगे, हो गया पूरा। बस इतनी मेहनत से बना के लाया हूँ यार, देख तो सकते हो बैठे बैठे, है ना? इतना भी वो इंसान को नहीं वैसा होना चाहिए कि बिल्कुल ही मेहनत ना करनी चाहिए। सीखने का काम तो करो, कम से कम 4 बार सुन भी लोगे तो भी बहुत 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 कुछ सीख जाओगे जिंदगी में, है ना? तो ये आरएस 2010 में आया था। ही सडनली रिमेम्बर्ड, उसको अचानक से याद आया। ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। उसको याद आया कि कहीं पास्ट में उसको याद आया होगा, वो बात बता रहे हैं पर उसको पहले की बात होगी कि उसको अचानक से याद आया यार उस दिन, है ना? ही सडनली रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मतलब पास्ट टेंस है। क्या? शी फिर गेट दैट इवनिंग, उस शाम को। अब देखो, ये उसको याद आया, यानी कि याद आया, इसका मतलब काम तो उससे पहले का भी था, ये पास्ट है। अब ये तो है सिंपल पास्ट और ये है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट को किसमें लिखते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी सडनली रिमेम्बर्ड दैट शी हैड लॉक्ड, लॉक है ना, लॉक्ड द गेट दैट इवनिंग। उसको अचानक से याद आया, उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, ये सेंटेंस का इसके लिए लिखा गया है कि उसको अचानक से याद आया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था। ये सेंटेंस इसके लिए लिखा गया है कि उसको अचानक से याद आया, क्योंकि देखो अचानक से याद आया दरवाजा बंद कर दिया था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से याद आया कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, मैं क्या होता, अचानक से याद आता कि यार दरवाजा बंद करना भूल गए, है ना?
शी सडनली रिमेम्बर्ड दैट शी हैड नॉट लॉक्ड द गेट दैट इवनिंग। दरवाजा बंद ही कर दिया गेट आपने, तो उसमें तो सडनली याद आने वाली कोई बात ही नहीं है। दरवाजा बंद नहीं किया इसलिए सडनली याद आने वाली बात है। शी सडनली रिमेम्बर्ड दैट हैड नॉट लॉक्ड द गेट दैट इवनिंग। आगे देखो, व्हेन द डॉक्टर एग्जामिन्स यू यू विल ही विल टेल यू। जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, ही विल टेल यू, विल आ चुका है देखो एक बार ना, ही विल टेल यू, वो आपको बताएगा व्हाट रॉन्ग विद यू। जब आपको डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो वो आपको बताएगा, क्या क्या बताएगा, कि आपके साथ क्या गलत है ना। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, है ना। और बी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, है ना। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या गलत है। आगे चलो देखो, वी नथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कब से, सिंस। देखो फोर और सिंस आने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव, है ना, हैव थर्ड फॉर्म कहां से लाएंगे, इस हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। वी हैव हैड नथिंग, वी हैव हैड नथिंग टू ईट सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। सुबह से 8 बजे से खाने के लिए कुछ भी नहीं खाया है। व्हेन आई केम इन, केम लिखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो थोड़ा सा देखना, पास्ट की बात कर रहा है। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, द कैट ऑन द चेयर, इन द चेयर, है ना। कैट वाज स्लीपिंग, देखो कैट सो रही थी, ये टाइमलाइन है कि 6 बजे कैट सोई चेयर पे और 8 बजे तक सोई। इसके दौरान बीच में मैं कहीं आया, है ना, मेरा आना इंस्टेंट है। कैट का सोना टाइम टेकिंग है। कैट वाज स्लीपिंग, कैट वाज स्लीपिंग इन दी। आगे चलो देखो, राजू ऑलरेडी वर्क फॉर आवर्स व्हेन आई अराइव्ड। अब व्हेन आई अराइव्ड लिख दिया ना, यानी कि बात पास्ट की हो गई, आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। राजू ऑलरेडी कर चुका था, 4 घंटे लिखा, देखो 4 4 आवर, 4 घंटे के लिए। तो राजू हैड ऑलरेडी वर्कड, राजू हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 4 आवर्स। मैंने आपको सेंटेंस बताए थे, आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 3 years, मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझे 4 साल हो। पीछे जैसे ही आपने ये देखा ना, फोर या सिंस प्लस टाइम, तो आगे कौन सा लिखना होता है, परफेक्ट टेंस लिखना होता है। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए, सेंटेंस पूरा ही पास्ट का है यार, तो परफेक्ट टेंस कौन सा लिखेंगे, पास्ट का ही लिखेंगे। अब इसमें ऑलरेडी और घुसाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजू हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 4 hours व्हेन आई केम हियर। खत्म, आगे चलो देखो। अब 2008 से पुराना तो कुछ होगा भी नहीं, लास्ट स्लाइड है वैसे भी, तो देखो टुमारो लिखा है तो क्या लिखेंगे, वी विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, वी विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, सिंपल बना दो, खत्म बात। व्हेन रानी वाज डांसिंग, वाइल रानी वाज डांसिंग, मैंने बताया था ना वाइल के दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होता है। जब रानी नाच रही थी तो रमा क्या कर रही थी, रमा वाज सिंगिंग। दोनों टाइम टेकिंग एक्शन है, साइमल्टेनियसली चलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रमा वाज सिंगिंग। आगे चलो, अरिजीत सिंह वाला मैंने बताया था वैसे। आगे देखो, रेनिंग बिफोर यू रीच द स्कूल। बिफोर के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, देखो बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। मैंने आपको बताया था बिफोर में ए के बाद बी आता है ना, ए के बाद बी, बी 2 नंबर पे आता है, तो बिफोर के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। आगे पीछे सेंटेंस में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिख दो, इट हैड स्टॉप्ड, थोड़ा पेन में थोड़ा इश्यू है, आप समझ लेना। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी रीच्ड द स्कूल। आगे देखो, पीछे फोर लिख दिया ना, फोर के साथ टाइम, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours लिख दो, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours लिख दो, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें कोई अलग से पहचान तो दी नहीं है, हिंट विंट तो अपने पास है नहीं, तो आप शी हैड बीन स्टडिंग भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा। शी हैड स्टडीड भी लिख सकते हो, बिल्कुल मैंने आपको समझाया भी था कि आई हैव लिव्ड इन जयपुर और आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर मीनिंग सेम होता है। तो शी हैड स्टडीड भी लिख दो, सही है। शी हैज स्टडीड भी लिख दो, सही है। कुछ भी लिख दो, बहुत सारे सही हो जाएंगे। शी इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये मैंने आपको इफ वाली 4 कंडीशन पढ़ाया था। इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखा है देखो, जैसे अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हो, आगे या पीछे के सेंटेंस में क्या होता है देखना, उस जाके उस स्लाइड में। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वुड हैव
थर्ड फॉर्म क्या होगी, पास्ड, है ना। ही वुड हैव पास्ड इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता। अगला देखो, आवर क्रॉप इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। आवर क्रॉप विल फेल, है ना। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, वैसे ही सेंटेंस है। एक्चुअली में यहाँ भी ऐसे विल लिख देते तो वैसे होता, आप वो उसको समझ पाते कि क्या सेंटेंस है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। आवर क्रॉप विल फेल इफ इट विल नॉट रेन सून, बट मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में दो विल नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो विल नहीं लिखा है यहाँ पे, तो उसको पहले ही सिंपल टेंस में लिखा गया। इफ इट डज नॉट रेन सून आवर क्रॉप विल फेल। तो खत्म हो गया। चलो एक मिनट रुको, देखो इसमें देखो, ये लाइक का साइन है ना यार, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर किया करो। अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर किया करो। एक सिर्फ छोटा सा लाइक का बटन दबाना, उसमें भी आपकी जान निकल रही तो क्या करोगे यार जीवन में। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो कमेंट जरूर किया करो, मैं लाइक डिसलाइक की बात नहीं कर रहा, छोड़ो इसको, सब्सक्राइब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बट कमेंट जरूर किया करो यार। आपको जैसा जो सेंटेंस आए आप पूरे टाइम उसको कमेंट जरूर किया करो, जैसा है ना करते रहा करो कमेंट। जहाँ कहीं पूछा जाए कमेंट किया करो कि क्यों नहीं हो सकता सर, ये कैसे हो सकता है, कमेंट जरूर किया करो। आप बहुत कुछ सीखोगे इस कमेंट करने से, है ना। बाकी आपका जो मन करे करो, करो ना करो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो। और आपको ये पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। नियोन सर के टेलीग्राम चैनल करेक्ट सिविल्स पे मिलेगी आपको। कौन, ये सारी पीडीएफ आपको, है ना। और सर ये ट्विटर भी चलाते हैं, तो आप ट्विटर की ये डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब ट्राई कर लेना आप लोग। खूब देखा करो, कमेंट किया करो, खूब अच्छे से पढ़ो। ये दिन, ये जीवन, ये अवसर, ये समय आपके जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। थैंक्स, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना।